हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो एक और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ आज हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो हिस्ट्री का हमने किया था, संविधान का निर्माण, उस चैप्टर के हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन एमसीक्यूज भी देख लिए थे, वन शॉट रिवीजन तो कर ही लिया था। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे कि उस चैप्टर के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं, आपके परीक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हो या किसी स्टेट बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, कहीं से भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, राजस्थान बोर्ड, आपके लिए ये चैप्टर बेहद जरूरी हो जाता है। तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो वन लाइनर्स भी होंगे, फिलअप्स भी होंगे और थोड़े लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस भी होंगे। लेकिन उससे पहले एक खास इंफॉर्मेशन ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर आपको कक्षा 6 से 12 तक के लिए फ्री एजुकेशन बिल्कुल मिल रहा है। यानी घर बैठे आप बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के, बिना कोई पैसा भरे, आराम से सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स इजीली पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। यह मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी की कमाल की टीम है, इससे जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहिए आइए अब आगे स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो पाठ 15 जो है, जो संविधान का निर्माण, एक युग की नई शुरुआत, जाहिर सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था और हमने इसका डिटेल में देखा था कि कैसे जब कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन के बाद संविधान सभा बनती है, संविधान सभा के बाद 2 साल 11 महीने 18 दिनों में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, तो उस पूरे प्रोसेस में क्या क्या महत्वपूर्ण सवाल आपके परीक्षा के लिए हो सकते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट का ही सीरीज कर रहे हैं, तो इसी में ये इंपॉर्टेंट सीरीज आपके लिए शामिल है। अब इसमें सबसे पहला जो एमसीक्यू बनेगा कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित अभिलक्षण विश्व के लिए एक उदाहरण था। इसमें से ऐसी कौन सी चीज थी जो पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल थी? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका बहुत पुराना लोकतंत्र था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली, कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था। लेकिन एक चीज जो किसी ने अभी तक पूरी तरह नहीं किया था कि चाहे वो जेंडर के हिसाब से, यानी कि लिंग के हिसाब से या जाति के हिसाब से या धर्म के हिसाब से, सबको वोट देने का अधिकार दिया हो, ऐसा नहीं था। भारत में भी आजादी से पहले आप देखिए तो 12-15%, 20% लोगों को ही वोट देने का अधिकार मिले हुए थे। लेकिन एक ऐसी चीज थी जो हमारे भारत के संविधान में बहुत इंटरेस्टिंग आई, तो संप्रभु राज यानी कि सोवरेन गवर्नमेंट, ये तो पूरी दुनिया में थी, कई जगह थी कि जहां पर उनको अपनी गवर्नमेंट थी, कोई उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा था। लोकतंत्र भी था, मौलिक अधिकार भी कई जगह था। लेकिन पूर्ण वयस्क अधिकार, यानी इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज जिसको बोलते हैं, यानी जो भी एडल्ट, जो भी वयस्क होगा, उसको वोट डालने का अधिकार होगा, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक चीज हमारे भारत के संविधान में देखने के लिए मिली थी। तो पूर्ण वयस्क मताधिकार वाली जो बात थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जो हमारे संविधान में देखने के लिए मिली थी। तो एक इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे आप। अगला, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो आपको पता है कि 1946 में संविधान सभा बना। ये महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखेंगे आप। संविधान सभा का निर्माण, ठीक है। अच्छा, इसके साथ फिर 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ, बनकर, मतलब संविधान कंप्लीट हो गया, ठीक है, बन के तैयार। और कितना दिन लगा? बार बार हम इसकी चर्चा करते हैं, आपको जरूर पता होना चाहिए। 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है जी। अब ये एक सवाल ये है कि इसके बाद इसको लागू कब किया गया? तो एक बहुत महत्वपूर्ण डेट थी, जिस डेट में हमने भारत में पहले ही स्वतंत्रता दिवस मना लिया था आजादी के समय। तो लाहौर अधिवेशन के बाद 26 जनवरी, ठीक, 1930 को हमने झंडा फहराकर और ये घोषणा कर दी थी कि अब हम जो है आजाद हो चुके हैं, मैं पूर्ण स्वराज की हमने मांग कर दी थी। इसीलिए इस डेट के इंपॉर्टेंस को देखते हुए जो संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, हालांकि आखिरी दिन 24 जनवरी तक इसकी सभा चली थी, वो हमारा लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। और इस दिन को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस, ठीक है। जब हमारा देश एक गणतंत्र हो गया, गणतंत्र यानी जहां पे हेड ऑफ द स्टेट, जो स्टेट का हेड होगा वो क्या हो जाएगा? वो चुना हुआ व्यक्ति रहेगा, वो क्या होगा? वो चुन कर आएगा, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर की जो डेट है, इसको हम क्या मनाते हैं आजकल? संविधान दिवस, संविधान दिवस, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रांतीय सरकारों में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए निम्न वर्ष कानून पारित हुआ। अब देखिए, आपको पता है कि लगातार मांगे चल रही थी। 1905 के बाद स्वदेशी आंदोलन भी हुआ, उसके बाद सुधारों के नाम पर 2-3 सुधार या 2-3 एक्ट आए, जिन एक्ट्स में क्या हुआ, भारत का जो कह सकते हैं कि प्रतिनिधित्व है वहां की ब्रिटिश सरकार में, जो भारत में चल रही थी, उसमें बढ़ाने की। पहले क्या होता था, टोटल गवर्नमेंट केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट चलाती थी, वायसराय का अपना काउंसिल होता था, उसमें भारतीयों की ज्यादा बात चलती नहीं थी। लेकिन फिर क्या हुआ, 1909 का क्या हुआ, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो सुधार, ठीक है। 1919 में भारत सरकार अधिनियम भी था, ठीक है, इसमें भी बढ़ाया गया भारतीयों की प्रतिनिधित्व, इसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेल्सफोर्ड रिपोर्ट सुधार। सर 1935 में मुख्य रूप से भारत सरकार अधिनियम आया, भारत सरकार अधिनियम, और इसका बहुत बड़ा हिस्सा आज भी हमारे भारत के संविधान में लगाया गया है। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया। तो ये तीनों जो ईयर हैं, इन तीनों में जो प्रांतीय सरकार है, इसमें भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने की बात आई कि कैसे भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। ये सन 1935 के बाद 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शंस भी हुए, जहां पर हमने देखा कि कैसे 8 राज्यों में कांग्रेस जीती, मुस्लिम लीग का सफाया हो गया, ये सारी चीजें चल रही थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी तीनों जो सन है, इसमें ये सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या थी, तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो उस समय जनसंख्या के हिसाब से 38 करोड़ के हिसाब से हर 10 लाख पर एक, तो ये 389 जो था ये कुल संख्या थी, ठीक है। इसमें से 292 के आसपास जो ऐसे सदस्य थे जो आए हुए थे, कहां से, चुन कर आए हुए थे राज्यों से। 93 के आसपास जो सदस्य थे वो रजवाड़ों से थे, और 4 जो है हमारे 4 केंद्र शासित प्रदेश, कुर्ग, बलूचिस्तान, दिल्ली और अजमेर, ठीक है, ये 4 जगहों से वो भी सदस्य आए हुए थे, तो महत्वपूर्ण है। 389 थे। बाद में आजादी के बाद इसमें से कुछ मेंबर्स पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए विभाजन के बाद, तो 299 लोग ही भारत की संविधान सभा में रह गए थे, जिसमें से 284 लोगों ने 26 नवंबर 1949 को इसको साइन किया था। तो ये महत्वपूर्ण डेटा है जिसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या 389। इसके अलावा संविधान सभा की आप कुछ और चीजें बिल्कुल ध्यान रखेंगे। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, ठीक। इसके अध्यक्ष, टेम्पररी अध्यक्ष थे इसमें कौन, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी बैठक थी जिसमें कि फुल टाइम अध्यक्ष बना दिए गए थे, दूसरी बैठक 11 दिसंबर, दूसरी बैठक कब देखने के लिए मिली थी, दूसरी बैठक किसकी देखने के लिए मिली आपको, 11 दिसंबर को, ठीक है। और 11 दिसंबर को अध्यक्ष कौन बन गया, यहां अध्यक्ष बन गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है जी। तो ये महत्वपूर्ण बात है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे संविधान सभा के बारे में, ठीक है। चलिए, ये 11 दिसंबर 1946, ठीक है। इसके अलावा संविधान सभा ने संविधान 389 इसमें सदस्य थे, बंटवारे के बाद वो सदस्य 299 हो गए, ठीक है। महत्वपूर्ण जानकारियां आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। हाँ, 389 इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। भी हम देख रहे थे कि बार बार सुधार निकल के आ रहे थे। तो पहले 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, फिर काफी चीजें चलती रही, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और ये सारी चीजें। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 आया, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। इस अधिनियम के बाद प्रांतों में अकाउंटेबल गवर्नमेंट और भारतीयों के हिस्सेदारी के साथ गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेटिक फ्रेम पर गवर्नमेंट बनाने की बात सुधारों की गई। और उसमें भी काफी उथल पुथल चल रहा था कि क्या कांग्रेस को उसमें उतरना चाहिए चुनाव में कि नहीं। फिर कांग्रेस ने कहा कि ठीक है, चुनाव लड़ेंगे। 8 राज्यों में, लगभग 8 से 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी वहां पर। और हालांकि 1939 में फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया विश्व युद्ध वाले मामले पे। लेकिन ये जो शासन की स्थापना हुई ना, ये हुआ सन 1935 में, ठीक है।
तो ये महत्वपूर्ण बात है। चलिए, संविधान सभा के निम्न सदस्य ने पृथक निर्वाचिका का पद लिया। अब जो सेपरेट इलेक्टोरेट चल रहा था कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाए, दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाए, इस चीज के समर्थन करने वाले भी कुछ लोग थे और उसमें एक नाम बहुत महत्वपूर्ण आता है, किसका? वो सही जवाब हो जाएगा बी पोकर बहादुर का। ठीक है, बी पोकर बहादुर, इंपॉर्टेंट रखिएगा। ठीक है, चलिए, भारत के नागरिकों को क्या प्राप्त है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक अधिकार, उपचार का अधिकार। तो बिल्कुल ठीक बात है ना। अनुच्छेद आर्टिकल 14 जो है संविधान का क्या देता है? राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम, संवैधानिक उपचार जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहां मिलता है? ये आर्टिकल 32। ठीक है, इसी आर्टिकल को भारतीय संविधान की क्या कहा जाता है? आत्मा, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। यह संवैधानिक उपचारों के अधिकार का मतलब क्या है? इसका मतलब यह होता है कि जो भी मौलिक अधिकार आपको मिले हुए हैं, अगर उन मौलिक अधिकारों पर कोई चोट मारता है या कोई उसको छीनने का प्रयास करता है, तो आपके पास यह सीधा अधिकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार अनुच्छेद 32 देता है। हाई कोर्ट में आप 226 के तहत जाते हैं अनुच्छेद, और रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इन रिटों पर भी कभी चर्चा करेंगे, मौलिक अधिकार पर एक विशेष जरूर बात करेंगे वीडियो बना के। ठीक है, तो ये बड़े महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है कि भारत के नागरिकों को क्या क्या अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसका सही जवाब उपरोक्त सभी, ये तीनों आपको मिले हुए हैं। अब आइए कुछ फिलअप्स करते हैं। तो भारतीय संविधान का गठन किस मिशन के अंतर्गत हुआ था? तो भारतीय संविधान का गठन क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन। ठीक है, लेबर पार्टी की सरकार बनी और लेबर पार्टी ने एक कैबिनेट मिशन भेजा। इसमें सर स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और मार्शल, ये तीन प्रमुख लोग आए थे जिनका आपको नाम ध्यान रखना चाहिए। और सन 1946 में, 1946 में, दिसंबर 1946 से ये शुरू हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि देश की वास्तविक शक्तियां किसके हाथ में होती हैं? प्रधानमंत्री के हाथ में। देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल क्यों है? क्योंकि जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो हमारे यहाँ कार्यपालिका है, देखिए पूरा जो सिस्टम होता है वो तीन भाग में होता है। एक एग्जीक्यूटिव जिसको कार्यपालिका बोलते हैं, जो सभी नियम कानूनों को लागू करती है, सारा काम उसके हाथ में होता है। एक लेजिस्लेचर जो विधान पालिका होती है, जो नियम कानून बनाती है, और एक जुडिशरी जो होती है, न्यायपालिका होती है। तो जो कार्यपालिका है, इसका जो हेड है वो प्रेसिडेंट होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट। सारे काम प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं, सब कुछ प्रेसिडेंट के नाम से होता है, लेकिन असली पावर प्रधानमंत्री के नाम से होती है। घर में देखते हैं ना, सारा काम, सारे मलकियत आपके पापा जी के हाथ में होती है, पर मालिक कौन होते हैं? दादाजी कहलाते हैं। शादी के कार्ड पे नाम लिखा होता है उनका। तो ये राष्ट्रपति की हालत दादाजी वाली होती है, लेकिन असल पावर, वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री, ठीक है, उसके हाथ में होती है। और मंत्रिमंडल जो इनका होता है, ठीक है, मंत्रिमंडल का मतलब हो गया कैबिनेट ऑफ मिनिस्ट्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो इनके हाथ में होता है। ये हमारे संविधान की विशेषता है। तीसरा क्या है? ने रियासतों में उत्तरदायी शासन की बात कही। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि जो ये रियासतें हैं जिनमें राजा शासन कर रहे हैं, वहां भी सरकार उत्तरदायी होनी चाहिए, चुनी हुई सरकारें होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद किसी भी रूप में निषेध किया गया। तो संविधान का अनुच्छेद जो 17 है, इसने क्या किया? छुआछूत को, ठीक है, इसकी लगातार कोशिश गांधी जी करते रहे। किसमें? आजादी के आंदोलन के दौरान। हरिजन वाला पूरा कंसेप्ट जो बताया मैंने आपको, डिस्कस किया है। जिन लोगों ने संविधान निर्माण वाला डिटेल में चैप्टर नहीं पढ़ा है, प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए और उस चैप्टर को ठीक से देख लीजिए। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 17 है आपका, ये छुआछूत है। इसके साथ ही एक अनुच्छेद चलता है 18, वो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। किसी भी तरीके के आप टाइटल लगा के नहीं घूम सकते। तो ये अनुच्छेद 17 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, बार बार इसकी चर्चा की गई, उसको मौलिक अधिकार में डाला गया। ठीक है, चलिए ग्रेट, आगे देखते हैं। भारत के संविधान को डैश लागू किया गया। कब लागू किया गया? अभी हमने चर्चा की थी, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर को हुई। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी। ठीक है, और आखिरी कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। ठीक है, चलिए। देश के अधिकार से यह आभास होता है कि भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कौन सी? धार्मिक स्वतंत्रता।
अगर धार्मिक स्वतंत्रता जो आपको मिली हुई है, ठीक है, राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, इससे क्या लगता है कि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष भी आप कह सकते हैं, जो आपके संविधान में लिखा भी हुआ है, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, यह महत्वपूर्ण बात है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेकुलर स्टेट, सेकुलर स्टेट। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए, बहुत सुंदर। तो आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब ये कुछ मैचअप जैसा हम मोस्ट इंपॉर्टेंट में करते रहते हैं, उसको देखते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहला ही हो जाएगा। हालांकि हमने आपको बताया था कि जो टेम्पररी अध्यक्ष संविधान सभा के पहले बनाए गए वो सच्चिदानंद सिंह बनाए गए, लेकिन बाद में फिर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट बनाया गया। भारत की स्वतंत्रता कब हुई है जी? तो 15 अगस्त 1947, 2 नंबर यहां आ जाएगा। भारतीय संविधान का लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950, जिसको आप गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे मनाते हैं। प्रारूप समिति, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी थी। पूरा संविधान बनेगा कैसे, ये इसमें बात की गई थी। ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 4 नंबर पे। संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया? 26 नवंबर 1950 को, 5 नंबर यहां आ जाएगा। प्रथम सूची, ठीक है, प्रथम सूची कब आई थी? तो प्रथम सूची में क्या था? केंद्र सरकार के विषय लाए गए थे। ये कितने नंबर पे? 6। जो पहली सूची फर्स्ट जैसे है ना आपका शेड्यूल 7 है, उसमें पहली सूची संघ सूची है, राज्य सूची, ऐसी चीजें हैं। राज्य सरकार के विषय किसमें है? तो द्वितीय सूची में है। ठीक है, 3 तरह की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची, यानी कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो विषय है जिस पर केंद्र सरकार नियम बनाएगा, जिसको संघ सूची कहते हैं। दूसरे नंबर पर राज्य सूची है, जिसमें राज्य सरकार नियम बनाएगी, और तीसरा समवर्ती सूची, जिसको कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये चीजें आपको संविधान के बारे में जरूर पता होनी चाहिए। हां, तो अब सत्य असत्य देखना है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। सही है कि गलत है? सत्य स्टेटमेंट है। ठीक है, बिल्कुल, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। भारत में संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। असत्य, इस दिन बनकर तैयार हुआ, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अभी ये देखा था हमने। मुस्लिम लीग ने स्वतंत्रता के पूर्व ही संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। सत्य है, उन्होंने बोला भाई हम संविधान सभा को नहीं मानते हैं। संविधान सभा में होने वाली चर्चाएं केवल सदस्यों के विचारों से प्रभावित थी। असत्य, हमने इसको ध्यान से देखा था। हमने देखा था कि केवल सदस्यों के विचारों से प्रभावित नहीं थी, जो मीडिया में चल रही बहसें थी, अखबार में चल रही जो चीजें थी, जो लोग बार बार अपने आंदोलनों के थ्रू बातें कर रहे थे, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये चीजें की जा रही थी। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। गलत, इसके अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति के? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के उद्देश्य प्रस्तावना में भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया। बिल्कुल सही बात है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट, ठीक है, और सोवरेन कंट्री होगा जो अपनी फैसले खुद लेगा। संप्रभु का मतलब क्या होता है? जब हम अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हो, जब उसमें कोई इंटरफेयर ना करे। पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव का विरोध गोविंद वल्लभ पंत ने किया। सही बात है, गोविंद वल्लभ पंत ने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट कैसे क्यों होना चाहिए। इसका बहुत ज्यादा विरोध किसने किया था? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि एक ऐसा बीज बोया गया है जो बार बार उग रहा है, यानी कि बांटने का बीज बोया गया है। संविधान के प्रारूप के विषयों को 2 सूची, केंद्रीय सूची और राज्य सूची में बांटा गया। असत्य है, 3 सूची थी। इसके अलावा 2 सूची के अलावा एक और सूची थी। कौन सी? समवर्ती सूची, जिस पर दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। समवर्ती, कौन सी? समवर्ती सूची, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कंकरेंट लिस्ट। समवर्ती सूची अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर सरकारें बना सकते हैं, माफ करिए, कानून बना सकते हैं। अगला स्टेटमेंट है कि अनुच्छेद 356 के अनुसार केंद्र सरकार राज्य सरकार के सभी अधिकार अपने हाथ में ले सकती है। हाँ, ये सही बात है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म फेल होगा तो वो ऐसा कह सकती है कि यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाकर अधिकार ले सकती है। संविधान सभा की भाषा समिति ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की राजकीय भाषा बनाया। बिल्कुल सही बात है, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, राजकीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं बनाया, क्योंकि हिंदी और हिंदुस्तानी को लेकर काफी विवाद था, उर्दू को लेकर विवाद था, तो इसलिए कहा गया कि हम इसको राजकीय भाषा बनाएंगे। और फिर ये संविधान में भी डाला गया कि भाई भारत में हिंदी को प्रमोट करने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम करेगी। ठीक है, सत्य स्टेटमेंट है। चलिए अब देखिए कुछ वन लाइनर्स करके फिर उन चीजों को रिवाइज करते हैं, जैसा हम करते रहते हैं। फिलिप्स और
जो हमारे फिलिप्स होते हैं और जो मैच द फॉलोइंग्स होते हैं उनको एक बार हम रिवाइज करते हैं। किसके माध्यम से? एमसीक्यूज को रिवाइज करते हैं वन लाइनर्स के माध्यम से, कि अगर 4-5 ऑप्शंस में आप कर ले रहे थे तो क्या अकेले आंसर लिखना होगा तो आपको याद आएगा कि नहीं। तो भारतीय संविधान का कौन सा विलक्षण विश्व के लिए उदाहरण था? पूर्ण वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। संविधान सभा के कुल सदस्य की संख्या 389। प्रांतों में उत्तरदायी शासन 1935। ये वही चीजें हम एक बार में रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो। संविधान सभा के किस सदस्य ने पृथक निर्वाचिका का पक्ष लिया? बी पोकर बहादुर। भारत में नागरिकों को मूल अधिकार कितने हैं? 6। और कौन कौन से अनुच्छेद से? तो ये वैसे तो 14 से शुरू है, लेकिन जो भाग 3 है संविधान का, भाग 3, ये पूछ सकता है किस भाग में है, भाग 3। और कौन कौन से अनुच्छेद इसमें है? तो इसमें देखिए, इसमें जो अनुच्छेद है, छेद 12 से 35 तक, ठीक है। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक ये दिया गया है, जिसको आर्टिकल कहते हैं। भारतीय संविधान का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत क्या हुआ? सन 1946। देश की वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और किसके हाथ में होती है? मंत्रिमंडल, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री मिलकर ही काम करते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलिए, बढ़िया। किसने रियासतों में उत्तरदायी शासन की बात कही? राजेंद्र प्रसाद। संविधान के किस अनुच्छेद में किसी भी रूप में छुआछूत को निषेध घोषित किया गया है? अनुच्छेद 17, ठीक है। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी। संविधान सभा की पहली बैठक तथा अंतिम बैठक कब हुई? तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 किसकी अध्यक्षता में? सच्चिदानंद सिन्हा। और 24 जनवरी 1950 परमानेंट अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। किसके अधिकार से यह आभास होता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। सारी चीजें हम देख रहे थे अभी। देश की कार्यकारिणी का मुखिया राष्ट्रपति। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के विभाजन के समय जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे? हरि सिंह। इन्हीं के साथ समझौता हुआ था कि देश में शामिल होगा। और अंग्रेजों के चले जाने के बाद भारत में किन 2 शक्तियों के उपनिवेश थे? फ्रांसीसी और पुर्तगालियों के उपनिवेश थे, ठीक है। पांडिचेरी और गोवा, यहां पर यह चल रहा था, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? संसद। ये हमने पढ़ा था कि भारत में क्या लागू है? संसदीय प्रणाली लागू है। मैंने डिटेल में चर्चा की हुई है वन शॉट रिवीजन में, जरूर देख लीजिएगा। संसदीय प्रणाली, पूरा जो मंत्रिमंडल है वो संसद से इवॉल्व होगा। लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स मिलकर ही क्या करेंगे? लोकसभा के राज्यसभा के मेंबर मिलकर ही सरकार का निर्माण करेंगे। भारत के संविधान को संविधान निर्माण सभा ने किस दिन पारित किया? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। यानी कि उस दिन बनकर तैयार हो गया। आजकल इस डेट को हम क्या मनाते हैं? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, संविधान दिवस। संविधान दिवस। भारत में अंग्रेजों के समय देशी राज्यों की संख्या कितनी थी? 562। संविधान निर्माण सभा को संविधान बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। कई बार इसकी हमने चर्चा की हुई है। महत्वपूर्ण चीजें ये वन लाइनर्स हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं, चाहे वो वन लाइनर क्वेश्चन के तौर पे पूछ दे या आप आंसर लिखने में ये फैक्ट डालने पड़ेंगे। अब आते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं। संविधान सभा तथा संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रारूप समिति जिसको कहते हैं क्या? ड्राफ्टिंग कमिटी। हमेशा ध्यान रखिएगा, ड्राफ्टिंग यानी कि संविधान कैसे बनेगा, कैसे उसके एक एक अनुच्छेद लिखे जाएंगे, इस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों ये व्यक्तित्व थे भारत के संविधान के लिए, भारत के देश के लिए। बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री बने, राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने थे। भारतीय संविधान को कब सूत्रबद्ध किया गया, लागू कब किया गया? तो भारतीय संविधान को दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच सूत्रबद्ध किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हालांकि ये 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। चलिए, संविधान सभा में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 6 सदस्य कौन कौन से थे? बिल्कुल सही बात है। तो सभा में अति महत्वपूर्ण निभाने वाले 6 सदस्य, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये जो यूनियन कमेटी थी उसके भी अध्यक्ष थे। सरदार पटेल, राज्यों के लिए जो कमेटी बनाई, मैंने बताया था ना, समिति, लगभग 8 प्रमुख समितियां थी और 15 उप समितियां संविधान सभा में थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये तो उस समय बहुत ही बड़ी भूमिका निभा रहे थे, न सिर्फ ये संविधान को बनाने में बल्कि देश को बनाने में भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सरदार पटेल लौह पुरुष के रूप में निभा रहे थे। जो राज्यों का पुनर्गठन था, जो राज्यों को एक साथ मिलाने की बात थी, जो रियासतों को जोड़ने की बात थी, ये सरदार पटेल कर रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो संविधान सभा के अध्यक्ष ही थे, तो बहुत महत्वपूर्ण थे। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। के.एम. मुंशी बहुत बड़ी भूमिका निभाते थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर रह के ही ड्राफ्ट करने में कॉन्स्टिट्यूशन को, और काफी इंपॉर्टेंट बहसें भी किया करते थे। अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये भी निभा रहे थे। इसके अलावा भी बहुत लोग थे, लेकिन ये 6 ऐसे सदस्य थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका संविधान को बनाने में लगा रहे थे और जिनका बहुत ही बड़ा योगदान देखा जा रहा था। अब आगे देखते हैं। संविधान सभा में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 6 सदस्य कौन कौन से थे? बिल्कुल सही बात है। तो सभा में अति महत्वपूर्ण निभाने वाले 6 सदस्य थे। 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू, 3 सरदार पटेल, 4 भीमराव अम्बेडकर, 5 सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये तो उस समय बहुत ही बड़ी योगदान देखा जा रहा था। अब आगे देखते हैं।
संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसने पेश किया था, यह किस दृष्टि से ऐतिहासिक प्रस्ताव था, ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जिसको कहते थे, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है, जिसके बाद हमारे संविधान की प्रस्तावना आई सामने, जो उद्देशिका प्रस्तावना जिसे कहते हैं। तो संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पहला जवाब ये है। और यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था क्योंकि इसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्श, जो मेन फिलॉसफीज हैं संविधान के, क्वेश्चन पूछा था ना कि हमारे संविधान के आदर्श या फिलॉसफी कहां पाई जाती है, तो वो प्रियम्बल या प्रस्तावना में पाई जाती है। और यह फ्रेमवर्क सुझाया गया जिसके अनुसार संविधान का कार्य आगे बढ़ाया जाना था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किन्हीं दो बिंदुओं के आधार पर भारतीय संविधान का महत्व बताइए। तो भारतीय संविधान का महत्व दो बिंदुओं के आधार पर इस प्रकार है। भारतीय संविधान ने अतीत एवं वर्तमान के घाव पर मरहम लगाने और विभिन्न जातियों, वर्गों, समुदायों में विभाजित भारतीयों को एक साझी राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत लाने की सहायता की। तो भारतीय राजनीति ने क्या किया, भारतीय संविधान ने क्या किया, अलग अलग वर्ग, समाज, इसमें जो बिखराव था, जो बंटवारा था, उसको एक साथ लाने का और सबको जो है एक शेयर्ड वैल्यू और कॉन्स्टिट्यूशन देने का प्रयास किया। इस संविधान में लंबे समय से चली आ रही ऊंच नीच और अधीनता की संस्कृति में लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास की सहायता की। यानी जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो दबे कुचले लोगों की स्थिति थी, उसमें डेमोक्रेटिक राइट्स को ले आना या डेमोक्रेसी को स्थापित करने की भावना भारतीय संविधान में दिखाई पड़ रही थी स्पष्ट रूप से। भारतीय संविधान के किन दो अभिलक्षणों पर काफी हद तक सहमति थी? तो भारतीय संविधान के निम्न दो अभिलक्षणों पर काफी सीमा तक सहमति थी। पहला, धर्मनिरपेक्षता पर बल, यानी सबको लग रहा था कि हमको सेकुलर स्टेट बनाना चाहिए, क्योंकि जिन्ना और मुस्लिम लीग की जो मांगे थी, जो विचारधारा था, इससे सब परेशान थे, तो सेकुलर स्टेट की बात की जानी चाहिए थी। प्रत्येक वयस्क भारतीय नागरिक को मताधिकार देना, यानी सबको वोट देने का अधिकार मिले, ऐसी स्थिति का विकास करना, यह करना बहुत जरूरी था, ठीक है। तो सबको वयस्क भारतीय नागरिक को मताधिकार देना, यह भारतीय संविधान के मुख्य अभिलक्षणों में शामिल था। तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक तरीके की बिंदु हमारे संविधान में देखे जा रहे थे। संविधान में केंद्रों को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए, कोई तीन तर्क दीजिए। अब देखो, ये बार बार मैंने जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो आपने चर्चा की थी कि हमने एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाने की बात की थी। क्यों की थी, इसकी भी बात मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था कि होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म क्या है, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म क्या है, सब कुछ डिटेल में समझाया हुआ है कि ऐसा क्या हमारे यूनियन और संघ में दिखाई दे रहा था कि हमें लग रहा था कि केंद्र मजबूत होना चाहिए, और उसको मजबूत करने के लिए क्या किया गया, केंद्रीय सूची में बहुत अधिक विषय रखे गए, 100 से ज्यादा, 100 के आसपास के विषय केंद्रीय सूची में, जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। खनिज पदार्थ और प्रमुख उद्योगों पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण रखा गया। अनुच्छेद 356 में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सभी अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया गया। राष्ट्रपति शासन जो होता है, राष्ट्रपति शासन, इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 356 में की गई है कि जब भी लगे कि देखिए 352, 356, 360 ये तीन प्रमुख अनुच्छेद हैं इमरजेंसी के। तो 352 में तो बताया गया कि सशस्त्र विद्रोह के नाम पर आप इमरजेंसी लगा सकते हैं। पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था, लेकिन 1975 के इमरजेंसी के बाद उसको सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिवेलियन कर दिया गया है। 356 वाला जो ये अनुच्छेद है वो ये कहता है कि अगर राज्य में किसी भी स्टेट में संवैधानिक व्यवस्था ठीक से काम न कर रही हो या संवैधानिक व्यवस्था पर सरकार चलने की स्थिति में न हो तो गवर्नर की अनुशंसा पर वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यह भी केंद्र को मजबूत बनाने की एक बहुत इंपॉर्टेंट पहल थी। भाषा किस प्रकार धार्मिक पहचान की राजनीति का हिस्सा बन गई? तो हिंदू तथा उर्दू एक दूसरे से दूर जाने से भाषा धार्मिक पहचान की राजनीति का हिस्सा बन गई। हिंदी को संस्कृत निष्ठ बनाने का प्रयास किया गया और इससे हिंदुओं की भाषा माने जाने लगा। दूसरे उर्दू भाषा फारसी के निकट आती गई और यह मुसलमानों की पहचान बन गई। तो जाहिर सी बात है, हिंदी में ज्यादा से ज्यादा संस्कृत का इस्तेमाल किया जा रहा था और संस्कृति और राष्ट्रवाद इस तरह की बात की जा रही थी। उर्दू में ज्यादा से ज्यादा फारसी शब्दों को डाल के इस्लाम से जोड़ा जा रहा था। तो ये सारी चीजों की कसमकस चल रही थी। संविधान बनाते समय भी ये बहुत बड़ी व्यवस्था और या एक तरह से कह सकते हैं कि दुविधा देखी गई। इसीलिए हिंदुस्तानी भाषा के प्रयोग पर बात की गई कि न बहुत ज्यादा संस्कृत निष्ठ हिंदी हो, न बहुत ज्यादा फारसी युक्त उर्दू हो। एक हिंदी और उर्दू को मिलाकर हिंदुस्तानी भाषा जैसी भाषा का विकास होना चाहिए, ये बात चल रही थी। तो भाषा धीरे धीरे फिर एक राजनीति का हिस्सा भी बन गई। फिर आपने देखा कि कैसे भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन भी हुआ, आंदोलन भी चले, कई तरह की चीजें चल रही थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
संविधान में दिए गए कौन कौन से मूल अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं? ठीक है, तो संविधान में दिए गए निम्नलिखित मूल अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिला हुआ है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार मिला हुआ है, ठीक है, और समानता का अधिकार मिला हुआ है। तो तीन ऐसे मौलिक अधिकार आपको मिले हुए हैं जो आपको क्या देते हैं? एक तरह से धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से समानता का अधिकार देते हैं और धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने का अधिकार देते हैं। ठीक है, सबको अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने की आजादी हो। ठीक है, भारतीय संविधान का पूर्ण वयस्क मताधिकार, ठीक है, इसका अवलक्षण किस दृष्टि से अनूठा था? तो अन्य देशों में पूर्ण वयस्क मताधिकार एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था। कई जगहों पे तो 100 साल से संविधान लागू था, लेकिन वहां पे कभी महिलाओं को नहीं मिला था, कहीं मजदूरों को नहीं मिला था। तो कई जगह तो बहुत लंबे जो है राजनीतिक संघर्ष के बाद अधिकार मिल रहा था, लेकिन हमने तुरंत सबको दिया। अन्य देशों में पूर्ण वयस्क मताधिकार एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था, जिसमें महिलाओं को सबसे बाद में अधिकार मिल पाया, परंतु भारत में अधिकार आरंभ से ही अपने आप में पूर्ण था कि सभी पुरुष सभी महिलाएं जाकर क्या कर सकती थी? वोट डाल सकती थी। संविधान सभा की भाषा समिति ने राष्ट्रभाषा के प्रश्न हिंदी के विषय में क्या सुझाव दिया था? अब ध्यान से, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान सभा की भाषा समिति का सुझाव था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा की बजाय राजभाषा बनाया जाए। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा था, क्योंकि देखिए शुरू में तो ये हुआ कि धुलेकर जैसे लोगों ने बहुत स्ट्रांगली कहा कि हिंदी कोई राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, जिसे हिंदी ना आता हो संविधान सभा में बैठे ही ना, चला जाए। लेकिन बहुत विरोध हो रहा था, साउथ के राज्यों के जो लोग आए थे, उर्दू को सपोर्ट करने वाले जो लोग थे, तो ये कहा गया कि जो है हिंदुस्तानी भाषा होनी चाहिए, उर्दू भी नहीं, हिंदी भी नहीं, हिंदुस्तानी भाषा होनी चाहिए। तो बाद में फिर हिंदी को राजभाषा बना दिया गया और उन्होंने बोला कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी। ठीक है, जो देवनागरी लिपि, जो जिस लिपि में आप ये देख रहे हैं, ये देवनागरी लिपि है। बोला कि यही भारत की राजकीय भाषा होनी चाहिए। पहले 15 साल तक सरकारी कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा, परंतु प्रत्येक प्रांत को इसके लिए कोई एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार होगा। तो हर राज्य की अपनी एक, हिंदी के अलावा भी एक भाषा होती है जो उसकी उपभाषा होती है, यह हर राज्य में लागू है। ठीक है, संविधान से आपका क्या अभिप्राय है? सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो संविधान वह लिखित कानून है, ध्यान रखिए। हमारे भारत में तो खास कर क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कई जगह अनरिटन भी है। अनरिटन का मतलब ये नहीं कि कहीं लिखा ना हुआ है, मतलब ये कि वो एक तरह से प्रारूपित नहीं है। ठीक है, जो वहां नियम बन जाता है वही संविधान हो जाता है। तो हमारे एक लिखित कानून है जिसे आधारभूत कानून भी कहा जाता है, और जो स्रोत के रूप में यह बताता है कि किन नियमों और सिद्धांतों के अनुसार सरकार को कानून बनाने चाहिए। तो हमारा एक संविधान बना हुआ है जो हमको एक क्या देता है? गाइडेंस देता है, रोड मैप देता है कि इसी अनुसार देश चलेगा, इसी के अनुसार नियम कानून बनाने पड़ेंगे, इसी अनुसार नियम बनने चाहिए, कानून बनने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा संविधान से मतलब है। सेट ऑफ रूल्स या प्रोटोकॉल्स जिसको कहते हैं, जिन प्रोटोकॉल पर चलते हुए आपको देश चलाना है, या जिन प्रोटोकॉल को ध्यान में रखे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, या उसके अगेंस्ट कोई नियम नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे देखते हैं, संविधान मुख्य रूप से किन किन तथ्यों का वर्णन करता है? तो संविधान सरकार के मूल ढांचे को सुनिश्चित करता है। ठीक है, जो पूरा फ्रेमवर्क जिसको कहते हैं ना, फ्रेमवर्क, यानी किस ढांचे के अनुसार सरकार काम करेगी। एक मंत्रिमंडल होगा, एक प्रधानमंत्री होगा, न्यायपालिका होगी, इसके अलावा विधान पालिका होगी, कौन कैसे काम करेगा, किसकी क्या शक्तियां हैं, राज्य की क्या शक्ति होगी, केंद्र की क्या होगी, समवर्ती क्या होगी। तो एक मूल ढांचा बनाता है। यह सरकार के मुख्य अंगों को व्यवस्था करता है। मुख्य अंग कौन कौन से? कार्यपालिका, विधान पालिका, न्यायपालिका। प्रत्येक अंग की शक्तियों को परिभाषित करता है। यह जनता और सरकार के संबंधों को स्पष्ट करता है कि सरकार को जनता चुनेगी, फिर जनता पर वो शासन करेंगे, और सरकार जब नहीं ठीक काम करेगी तो जनता उसे वापस बुला सकती है। ये सारी चीजें जो है संविधान के चीजों में देखी जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एनजी रंगा ने अल्पसंख्यकों को किस प्रकार परिभाषित किया? तो एनजी रंगा ने अल्पसंख्यकों को निम्न प्रकार से परिभाषित किया। उन्होंने कहा, असली अल्पसंख्यक कौन है? तथाकथित पाकिस्तानी प्रांतों में रहने वाले हिंदू, सिख तथा यहां तक कि मुसलमान भी अल्पसंख्यक नहीं है। जी नहीं, असली अल्पसंख्यक तो इस देश की जनता है। यह इतनी दबी कुचली तथा इतनी पीड़ित है कि अभी तक साधारण नागरिक के अधिकारों का लाभ भी नहीं उठा पा रही। इनका मुख्य उद्देश्य ये था, इनका जो सेंटिमेंट था पीछे का, वो ये था कि जो आप धार्मिक आधार पर या जातीय आधार पर बताना चाह रहे हैं कि यहां कम लोग हैं, वो अल्पसंख्यक हैं, उनको ज्यादा विशेष अधिकार मिलना चाहिए, इसके बजाय आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आम जनता है, जिसको बेसिक राइट्स नहीं मिल पाए हैं, जिसको खाने के लिए चीज नहीं मिल पाई, या आर्थिक रूप से कमजोर है, असली अल्पसंख्यक वो है। ठीक है, तो ये इस आधार पर अल्पसंख्यकों की परिभाषा देना चाह रहे थे। संविधान में दिए गए कौन कौन से मूल अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं? तो धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए अभी हमने देखा भी उसको, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, समानता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने रिपीट किया था, रिवाइज कर लीजिएगा आप। देशी रियासतों का एकीकरण किसने किया और एकीकरण की प्रक्रिया कैसी हुई? तो उसमें सबसे
बड़ी भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई। देशी रियासतों का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इस काम के लिए उन्होंने छोटी रियासतों को पड़ोसी राज्यों में मिला दिया। कई छोटी रियासतों को मिलाकर उनका एक संघ बनाया। कुछ बड़ी बड़ी रियासतों को राज्य के रूप में मान्यता दी। कुछ पिछड़े हुए तथा शासन व्यवस्था ठीक न होने वाले राज्यों को केंद्र की निगरानी में रखा गया। खास करके जो हैदराबाद, ठीक है, जूनागढ़, लक्षद्वीप, ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे जगह थे जहां पर जिनको एक में मिलाया गया, उनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उसके बाद बहुत राज्यों को अलग राज्य बनाया गया। तो इस एकीकरण में, यूनिफिकेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। प्रभु सत्ता का अर्थ क्या है? तो प्रभु सत्ता का अर्थ है किसी बाहरी शक्ति के दबाव से मुक्त होना। इसका अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। भारत 26 जनवरी 1950 को प्रभु सत्ता संपन्न देश बना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सोवरन स्टेट, सोवर्जिनिटी। यानी आपको क्या निर्णय लेना है ये कोई बाहरी डिसाइड नहीं करेगा। इंग्लैंड में कोई भारत के लिए मंत्री नहीं बनेगा। इंग्लैंड की संसद जो कानून बनाएगी वो भारत पर लागू नहीं होगी, बल्कि भारत अपने कानून खुद बनाएगा। उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी को भी नहीं होगा। यह संप्रभुता का असली मतलब होता है। ठीक है। क्या संविधान को जीवित आलेख कहा जा सकता है? संविधान को जीवित आलेख कहा जा सकता है क्योंकि यह क्रियाशील संस्थाओं, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं के साथ निरंतर विकसित होता रहता है। बिल्कुल ठीक बात है। जीवित कौन होता है? जीवित का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर जो चेंजेस को अडॉप्ट करे, फेस करे और चेंजेस को रिपेल ना कर पाए पूरी तरह, या जो जरूरी चीजें हैं वो अडॉप्ट। जैसे आप हम लोग जीवित हैं, तो हम लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, हमारी सोचने थिंकिंग की प्रक्रिया चेंज होती है, सब कुछ चेंज होता है। जो जरूरी चीजें हैं हम उसको लेते जाते हैं। यही हमारे संविधान में भी है। हमारे संविधान में एक बहुत बेहतरीन अनुच्छेद है, आर्टिकल 368। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हमारा नहीं है। इससे क्या होता है? संविधान में संशोधन की विधि बताई गई है। कोई अगर ऐसी चीज अगर आपको लगती है जिसे बदलना जरूरी है तो आप संशोधित कर सकते हैं, और अब तक 100 बार से ज्यादा ऐसा हो चुका है संविधान के साथ। तो इसलिए हमारा जो संविधान एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक जीवित आलेख इसको कहा जा सकता है। ठीक है, लिविंग डॉक्यूमेंट आप इसको कह सकते हैं। अब अति लघु से थोड़ा लघु की तरफ आते हैं। तो संविधान सभा में हुई चर्चाएं जनमत को किस प्रकार प्रभावित करती है? बहुत महत्वपूर्ण बात है। सामूहिक सहभागिता का भाव पैदा करने के लिए संविधान सभा में जनता के सुझाव भी आमंत्रित किए जाते थे। ठीक, हां ठीक है। कैसे जनमत प्रभावित करता था? इस संबंध में सभा को सैकड़ों सुझाव मिले, जिनके कुछ नमूनों को देखने से ही पता चल जाता है कि हमारे विधि निर्माताओं को कितने परस्पर विरोधी हितों पर विचार करना पड़ता। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब है कि संविधान सभा में जो है वो जनमत किस तरह उसको चर्चाओं को प्रभावित कर रहा था। तो ऑल इंडिया वर्णाश्रम जो स्वराज संघ था, यानी इसका मतलब ये कि जहां जहां अलग अलग चर्चाएं चल रही थी, जो अलग अलग फीडबैक्स आ रहे थे, वो कैसे प्रभावित कर रहे थे। तो ऑल इंडिया वर्णाश्रम स्वराज संघ जो था, उन्होंने आग्रह किया कि हमारा संविधान प्राचीन हिंदू कृतियों में वर्णित सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने और बूचर खानों को बंद करने की विशेष रूप से मांग की गई। तो क्या कहा गया? ये बोला गया कि, और खासकर एक सेक्शन ऐसा था जो राष्ट्रवाद को उठाना भी चाह रहा था, और उन्होंने कहा कि हमारा जो संविधान बनना चाहिए उसमें हमारे जो परंपराएं हैं, जो हमारा वैदिक ट्रेडिशन है, जो हमारे जो कह सकते हैं कि हिंदू कृतियों में या किताबों में, ग्रंथों में चीजें लिखी हुई हैं, उसी हिसाब से संविधान बने और गौ हत्या पर पाबंदी लग जाए। कथित निचली जाति समूहों ने मांग की कि उनके प्रति स्वर्ण द्वारा दुर्व्यवहार पर रोक लगाई जाए और विधायिका, सरकारी विभागों तथा स्थानीय निकायों में जनसंख्या के आधार पर सीटों की आरक्षण की व्यवस्था की जाए। तो एक अलग मांग क्या आ रही थी कि जिस जाति के लोग हैं उसी हिसाब से उनके लिए सीटें दी जाए, जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण दिया जाए। अलग अलग तरह की चीजें प्रभावित कर रही थी। भाषाई अल्पसंख्यक चाहते थे, जो एक भाषा ऐसी, जो जिस भाषा को बोलने वाले कम लोग थे, वो ये चाहते थे कि उन्हें मातृभाषा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिले और प्रांतों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाए। और 1956 में आपने देखा कि आंध्र प्रदेश बना भी, उनका मांग था कि भाषा के आधार पर स्टेट बनाइए। धार्मिक अल्पसंख्यकों ने भी विशेष सुरक्षा का आग्रह किया। विजयनगरम के जिला शिक्षा संघ ने तथा बंबई के सेंट्रल ज्यूइश बोर्ड जैसे कई संगठनों ने आग्रह किया कि विधायिका इत्यादि सहित सभी सार्वजनिक संस्थानों में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यानी अलग अलग लोग अलग अलग संगठनों से जुड़े, जिसको हिंदी में आप कहते हैं ना दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप्स, जो डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होते हैं, इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं, जो प्रेशर बना के अपने इंटरेस्ट की बात करके, अपनी मांगों को बात करके चाहते हैं कि उनके हिसाब से कानून बनाया जाए। तो ये चीजें संविधान को बनाते समय दिखाई दे रही थी। भारत की संविधान सभा के दलित वर्ग के विषय में सुरक्षा देने के दिए सुझाव का उल्लेख कीजिए। दलित से मतलब दलित का है। ठीक है, क्या क्या सुझाव इसके बारे में आए कि कैसे दलितों को ठीक किया जाए? तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अंबेडकर ने दलित जातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए
पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की थी, जिसका विरोध महात्मा गांधी ने कहकर किया कि ऐसा करने से दलित समुदाय सदा के लिए शेष समाज से कट जाएगा। देखिए आप बात को समझिए, 1909 में सबसे पहले आया मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र। 1932 में के आसपास, माने 29-30 के आसपास से ही जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 से शुरू हुआ, गोलमेज सम्मेलन, तो भीमराव अंबेडकर दलितों के लिए भी अलग से निर्वाचन क्षेत्र मांग रहे थे, जिसका कड़ा विरोध महात्मा गांधी ने किया और वो सही साबित हुआ। क्योंकि बाद में जब संविधान बन रहा था तो देश में जो उन्माद फैल रहा था, देश में जो बंटवारा हो रहा था, उसको देखते हुए भीमराव अंबेडकर समझ गए कि अलग निर्वाचन क्षेत्र का मामला उठाना ठीक नहीं है, गलत बात है। इसलिए उन्होंने संविधान बनाते समय कभी भी अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात नहीं की, और वही मुस्लिम लीग ने की थी, मुसलमानों को मिल गया था, उसका नतीजा धीरे धीरे ये हुआ कि बंटवारे वाली स्थिति आ गई। तो एक तो ये था कि अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात दलितों के लिए नहीं थी। संविधान सभा के दलित वर्गों के सदस्यों का कहना था कि समाज में उनकी सेवाओं और श्रम का उपयोग तो किया, परंतु उन्हें स्वयं से दूर रखा, अन्य जातियों के लोग उनसे घुलने मिलने को कतराते थे। तो ये एक प्रमुख चर्चा संविधान बनाते समय चल रही थी कि दलितों का शोषण हुआ है, दलितों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, दलितों की समस्या है, और इसको लेकर संविधान में चर्चा और बहस भी हुई और इस पर अधिकार भी बनाए गए। कुछ सदस्यों का यह मानना था कि इन कदमों से भी सारी समस्याएं हल नहीं हो पाएंगी, सामाजिक भेदभाव को कानून पास करके हल नहीं किया जा सकता। क्या चर्चा चल रही थी उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए समाज की सोच में बदलाव लाना होगा। इन समस्त सुझावों का स्वागत सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों ने ही नहीं किया, जनसाधारण ने भी इसका अनुमोदन, ठीक है, किया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगला प्रश्न है, संविधान में धर्मनिरपेक्ष अथवा धार्मिक स्वतंत्रता को किन प्रावधानों द्वारा सुरक्षित किया गया है? तो संविधान में ऐसी क्या क्या चीजें डाली गई हैं जो सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्ष को प्रभावित करती हैं? तो संविधान में धर्मनिरपेक्षता को मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रावधानों से सुनिश्चित किया गया। पहला, राज्य ने सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार की गारंटी दी कि हमारे प्रस्तावना में ही, हमने उद्देशिका में ही, इस प्रियम्बल में ही डाल दिया कि इंडिया विल बी ए सेकुलर स्टेट। राज्य ने स्वयं को विभिन्न धार्मिक समुदायों से दूर रखने का प्रयास किया, इसलिए सरकारी स्कूल और कॉलेजों में अनिवार्य धार्मिक शिक्षा पर रोक लगा दी गई कि किसी स्कूल में यह नहीं कहा जाएगा कि धार्मिक शिक्षा आपको पढ़नी ही पड़ेगी। सभी नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार कोई भी धर्म अपनाने और अपने तरीके से पूजा पाठ करने की, शांतिपूर्ण अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई। राइट टू प्रीच द रिलीजन, ये हमने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अपने संविधान में डाला हुआ, ठीक है। उन्हें हितैषी संस्थाएं बनाए रखने का अधिकार भी दिया गया कि अपने धर्म के लिए जो संस्थाएं आप बना सकते हैं। सरकार ने रोजगार में धार्मिक भेदभाव को अवैध बताया, परंतु दूसरी ओर धार्मिक समुदायों से जुड़े सामाजिक सुधार कार्यक्रमों के लिए कुछ कानूनी गुंजाइश रखी। इसी कारण अस्पृश्यता पर कानून रोक लग गई, ठीक है। तो अस्पृश्यता का कानून भी आया कि धार्मिक या जाति रूप से अगर आप भेदभाव करेंगे या आप कहेंगे कि ये लोग मंदिर नहीं जा सकते, ये लोग छू नहीं सकते, इन चीजों को हटाया गया। इस चीज को हटाने के लिए अनुच्छेद लाया गया, और अनुच्छेद 17 है अनटचेबिलिटी के लिए, आप जान रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आदिवासियों के विषय में संविधान सभा में उठाई गई समस्याओं की व्याख्या कीजिए, वे उनके लिए क्या चाहते थे? तो संविधान सभा में आदिवासियों की समस्याओं को मुख्य रूप से एनजी रंगा तथा जयपाल सिंह ने उठाया। एनजी रंगा शब्द बहुत इंपॉर्टेंट, ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखेंगे आप। एनजी रंगा ने दबी कुचली जनता बताया, और एनजी रंगा ने ही कहा था कि भाई अल्पसंख्यक जो है धर्म या जाति के आधार पर लोग नहीं है, जनता ही अल्पसंख्यक है। उन्हें वहां से बेदखल कर दिया गया जहां वे रहते हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को बेदखल किया गया है। उन्हें आदिम और पिछड़ा मानते हुए शेष समाज उन्हें निम्न और हीनता की नजर से देखता है, यह आदिवासियों के पक्ष में तर्क दिया गया। उन्हें उनके जंगलों और चारागाहों से वंचित कर दिया गया। उन्हें नए घरों की तलाश में भागने के लिए विवश कर दिया गया। तो ये सारी चीजें आदिवासियों के सपोर्ट में आ रही थी। आदिवासियों से उनके अपने कानूनों, उनके जनजातीय कानूनों तथा उनकी जमीन को उनसे नहीं छीना जा सकता था, परंतु व्यापारी वहां जाते थे और तथाकथित मुक्त बाजार के नाम पर उनकी जमीन छीन लेते थे। वे आदिवासियों को अनेक बंधनों में बांधकर गुलाम बना लेते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें दास्ता के नर्क में ढकेल देते थे। जयपाल ने आदिवासी और शेष समाज के बीच भावनात्मक और भौतिक दूरी को समाप्त करने पर बल दिया, और जयपाल सिंह पृथक निर्वाचन के पक्ष में नहीं थे। तो आदिवासियों की ये तमाम समस्याएं जो है एनजी रंगा, जयपाल जैसे लोग उठा रहे थे कि भाई उनको अपनी जमीनों से हटाया जा रहा है, व्यापारियों को लालच देकर उनकी जमीन खींच लेते हैं, उनको दलित वर्गों की तरह नीचे का वर्ग माना जाता है, उनकी सुरक्षा की बात नहीं की जाती है, और आदिवासियों को एक बहुत ही निम्न स्तर पर और आर्थिक रूप से दबा कुचला बताया गया। ये आदिवासियों के पक्ष में ये चीजें उठाई जा रही थी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के समय भारत के सामने कई समस्याएं थी, इनमें से किन्हीं दो प्रमुख समस्याओं का वर्णन करिए। इसका डिटेल भी मैंने आपको कराया था। तो एक जो समस्याएं थी, इसमें सबसे पहली समस्या आ रही थी शरणार्थियों की समस्या, ठीक है। तो ये शरणार्थियों की क्या समस्या थी? तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस पर आनंद और उम्मीद का वातावरण था,
परंतु भारत के बहुत सारे मुसलमानों और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं तथा सिखों के लिए यह एक निर्मम क्षण था। हमने चर्चा की थी कि कैसे पंजाब जो इलाका था, जो अब पाकिस्तान में भी आधा पंजाब चला गया, जिसकी राजधानी लाहौर थी, इधर भी पंजाब आ गया, वहां उधर से हिंदुओं और सिखों को मार के काट के भेजा जा रहा था, इधर से मुसलमानों को भेजा जा रहा था। तो ये एक बहुत ही दुखद स्थिति चल रही थी। और जो लोग यहाँ आ रहे थे वो कैंपों में रिफ्यूजी बनके, शरणार्थी बनके रह रहे थे। करोड़ों शरणार्थी यहां से वहां जा रहे थे। बंगाल में भी यही हो रहा था, बांग्लादेश वाले इलाके से। मुसलमान पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान की ओर, तो हिंदू और सिख पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पंजाब की ओर आ रहे थे। उनमें से बहुत से लोग रास्ते में ही दम तोड़ गए, जो जीवित बचे उन्हें फिर से बसाया जाना था। तो एक ये समस्या चल रही थी, उसी समय संविधान भी बन रहा था, तो बहुत बड़ी समस्या थी ये। देसी रियासतों की समस्या, देश के सामने इतनी ही गंभीर एक अन्य समस्या देसी रियासतों की थी, क्योंकि देसी रियासतों को कैबिनेट जो माउंटबेटन प्लान आया था उसमें ये कहा गया था कि चाहे तो आप भारत में शामिल हो, चाहे तो पाकिस्तान में, चाहे तो आप इंडिपेंडेंस भी रह सकते हैं। तो ये भी एक समस्या बन के आ रही थी। ब्रिटिश राज के दौरान उपमहाद्वीप का लगभग 1/3 भूभाग से ऐसे नवाब और रजवाड़े के अधीन थे जो ब्रिटिश ताज की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। उनके पास अपने राज्यों को अपनी इच्छा से चलाने की काफी स्वतंत्रता थी। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो इन नवाबों और राजाओं की संवैधानिक स्थिति बहुत विचित्र हो गई। कुछ महाराजा तो टुकड़ों में बटे भारत में स्वतंत्र सत्ता का सपना देख रहे थे। इन रियासतों की भारत संघ में मिलाए बिना देश की स्वतंत्रता अधूरी थी। इसका कंसेप्ट हम बहुत डिटेल में देख चुके हैं कि अगर मान लीजिए कोई राजा था, उसको यह कह दिया गया कि आप चाहे तो भारत में शामिल हो जाइए, चाहे तो आप अलग रह सकते हैं, तो उनको लगा कि हम भारत में ही रहेंगे और अलग इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम भारत के सरकार में नहीं रहेंगे, हमारा राजा शासन चलेगा। ये तो संभव नहीं था, इसलिए उनको मिलाना एक कठिन चुनौती थी और उनको मिलाए बिना देश भी नहीं बन पाता था। अगला क्वेश्चन है कि पृथक निर्वाचक मंडल की समस्या पर संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में गोविंद बल्लभ पंत के विचारों की समीक्षा कीजिए। तो पृथक निर्वाचक यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट वाला मामला था, इस पर कौन क्या सोच रहा था। तो पृथक निर्वाचन मंडल की समस्या पर संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में गोविंद बल्लभ पंत के विचार इस प्रकार है। गोविंद बल्लभ पंत का मत था कि बहुल संप्रदाय का यह उत्तरदायित्व है कि वह अल्पसंख्यकों को समस्याओं को समझे, उनकी आकांक्षाओं का अनुभव और एहसास करे। तो एक तो वो बोल रहे थे कि ठीक है, जो बहुसंख्यक है, जिनकी संख्या ज्यादा है, वो अल्पसंख्यकों की समस्याओं को समझे, उनके विचारों को मान दे। पृथक निर्वाचन मंडल की मांग का उत्तर देते हुए जीबी पंत ने कहा कि यह प्रस्ताव न सिर्फ राष्ट्र के लिए बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि वो देख चुके थे कि 1909 में जो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन देकर फूट डालने की कोशिश अंग्रेजों ने की थी, उसकी स्थिति क्या बनी थी, उसका परिणाम क्या देखने के लिए मिला। तो उन्होंने कहा कि केवल ये जो है देश के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि उनमें वो अलगाव का बीज बोता चला जाएगा। जीबी पंत पृथक निर्वाचक मंडल का विरोध कर रहे थे। उनका मत था कि यह एक आत्मघाती मांग है जो अल्पसंख्यकों को स्थायी रूप से मुख्य धारा से पृथक कर देगी, उन्हें कमजोर बना देगी तथा शासन में उन्हें असरदार भागीदारी हासिल नहीं होगी। ये एक महत्वपूर्ण बात थी। जीबी पंत बहादुर के इस विचार से सहमत थे। लोकतंत्र की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि समाज के अनेक वर्गों में कितना आत्मविश्वास उत्पन्न है। यानी उनको लगता था कि आप आत्मविश्वास दीजिए मुसलमानों को, अगर यहां रहना है, कि वो उनको अलग निर्वाचन क्षेत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो साथ में रहकर भी कर सकते हैं। और जिन्ना ने तो यही बात स्पष्ट की थी कि आप हिंदुओं के साथ रहकर प्रगति नहीं कर पाएंगे, आपको अलग रहना पड़ेगा, आपको अलग देश चाहिए। पंत को इस तर्क पर कोई ऐतराज नहीं था कि एक स्वतंत्र देश में प्रत्येक नागरिक के साथ ऐसा आचरण किया जाना चाहिए जिससे वह न केवल उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, वरना उसमें स्वाभिमान का भी आध्यात्मिक भाव पैदा हो। तो ये महत्वपूर्ण चीजें जीबी पंत की दिखाई जा रही थी, जो अल्पसंख्यकों के हिसाब से थी। अगला प्रश्न है कि उद्देश्य प्रस्ताव में लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग न करने के पक्ष में जवाहरलाल नेहरू ने क्या तर्क दिया। उद्देश्य प्रस्ताव में लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग न करने के पक्ष में जवाहरलाल नेहरू ने तर्क दिया कि यह तो स्वाभाविक है कि गणराज्य शब्द में ही यह शब्द पहले से ही निहित होता है। हाँ, जैसे हम प्रस्तावना में डाल रहे थे कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक सोवरेन कंट्री रिपब्लिक, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक सोवरेन रिपब्लिक। तो रिपब्लिक यानी गणराज्य का मतलब ही होता है कि हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होगा, यानी हम चुन के उसके लाएंगे, तो फिर उसको अलग से डेमोक्रेटिक कहने की क्या जरूरत है। अतः अनावश्यक और अनुपयोगी शब्द का प्रयोग करना अनुचित है। ये तर्क वो दे रहे थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। एकात्मक बोलते हैं यूनिटरी को, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे यहां जो सरकार है वो केवल एक ही स्तर पर चल रही है, यानी केवल सेंट्रल गवर्नमेंट में ही सरकार चल रही है, अलग लोगों को राज्य में शासन में अधिकार नहीं है, जबकि ऐसा है नहीं। ये बात सही है कि भारतीय संविधान में यूनिटरी होते हुए थोड़ा सा स्टेट्स की तरफ झुकी हुई है, यूनिटरी होते हुए थोड़ा स्टेट्स को पावर दिया गया, केंद्र को ज्यादा पावर है। तो इसके क्या तर्क है, कैसी विशेषता है ये। यद्यपि संविधान का स्वरूप संघात्मक है, यानी फेडरल है, लेकिन इसका झुकाव केंद्र की ओर है।
केंद्रीय सरकार के पास राज्यों की अपेक्षा बहुत अधिक शक्तियां हैं। ठीक है, क्यों है? क्योंकि यहां पे एक तो यूनियन लिस्ट में बोला गया है कि कहां केंद्र सरकार नियम बना सकती है, इसके अलावा कंकरेंट लिस्ट में भी सरकार केंद्र सरकार बना सकती है, और एक रेसिड्यूरी पावर भी है जिसमें अगर कोई इन तीनों में कोई शामिल अगर कोई विषय नहीं है तो उसमें भी केंद्र बना सकती है। आपातकाल की स्थिति में संविधान ने संघीय सरकार को विशेष अधिकार दिए हैं, अनुच्छेद 356, 352। भारत का राष्ट्रपति संपूर्ण देश का शासन अपने अधिकार में ले सकता है, तो राष्ट्रपति ले सकता है मतलब केंद्र सरकार ले सकती है, राष्ट्रपति केंद्र सरकार के कहने पर ही काम करते हैं, और विभिन्न राज्यों के स्वतंत्र अधिकारों को स्थगित कर सकता है। विश्व के किसी भी संविधान में सर्वोच्च अधिकार राज्य को नहीं दिया गया है। इस संबंध में डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, हालांकि अमेरिका में थोड़ा सा है स्टेट्स को ज्यादा पावर, यद्यपि भारत संघ में शामिल होना किसी समझौते का परिणाम नहीं था, बल्कि किसी राज्य को इससे अपना संबंध विच्छेद करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही अंबेडकर ने, कही कि देखिए भारत में आप शामिल हो रहे हैं तो कोई समझौता नहीं है, लेकिन आप इससे अलग नहीं हो सकते। ये बात इंपॉर्टेंट है। तो अलग इससे नहीं हो सकते, इसके लिए केंद्र को मजबूत होना पड़ेगा कि अलग होने नहीं देंगे। संघ यूनियन है और वह अनस्वर है, यानी आप जो यूनियन है, एक देश जो है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे आप अलग नहीं हो सकते किसी स्थिति में। एकात्मक विशेषताओं का उदाहरण क्या था? शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में है। ठीक, ये तर्क है। इकहरी नागरिकता है, यहां पे राज्य की अलग नागरिकता नहीं है, आप देश के ही एक नागरिक हैं, उसी के नागरिक रहेंगे, अलग से स्टेट के नागरिक नहीं बन सकते। केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करना, तो केंद्र ही गवर्नर जो होते हैं स्टेट्स में, उसकी नियुक्ति केंद्र करता है, और वो जो गवर्नर्स होते हैं वो एक तरह से केंद्र के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। राज्यों की केंद्र पर वित्तीय निर्भरता, पैसा पहले टैक्स कलेक्ट होकर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है, फिर वो उसको डिसोल्यूट करके सभी राज्यों को बांटती है, तो ये भी एक उसकी कह सकते हैं अधिक पावर है। केंद्र की संकटकालीन शक्तियां, बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं, आपातकाल की स्थिति, युद्ध के समय की स्थिति, जो केंद्र ही डिसाइड करेगा, केंद्र ही कहेगा कि हम जो कहेंगे पूरे देश में लागू होगा। तो एक तरह से जो सुपर बॉस है पूरे देश में वो केंद्र है। केंद्र की तरफ ज्यादा शक्तियां झुकी हुई हैं, जो उसको एकात्मक राज्य है, यूनिटरी स्टेट जैसा भारत को बनाती है। इससे सवाल बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि कैसे भारत में एक संघात्मक विशेषता, फेडरल गवर्नमेंट है, मतलब राज्य और केंद्र की अलग अलग सरकार, लेकिन शक्तियां केंद्र की तरफ ज्यादा झुकी हैं। तो ये तर्क आप उसमें उस प्रश्न में डाल सकते हैं और आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, आपको जरूर इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी को संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का काला साया दिखाई देता था। इस कथन की विवेचना पूर्वक जांच कीजिए और उत्तर के समर्थन में अपने विचार दीजिए। ठीक है, अब देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उनको एक जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो शुरू से अलग थी, और कम्युनिस्ट पार्टी को लग रहा था कि जो संविधान सभा है वो उसमें अंग्रेजों के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, या अंग्रेजों की जो विचारधारा है वो हावी दिखाई दे रही है। क्या था, देखते हैं। तो संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी को संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का साया दिखाई देता था। लाहिड़ी ने सदस्यों तथा आम भारतीयों से आग्रह किया कि वे साम्राज्यवादी शासन के प्रभाव से स्वयं को पूरी तरह आजाद करें। सन 1946-47 की ठंड में संविधान सभा को चर्चा के वक्त भी अंग्रेज भारत में ही थे। वहां जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार शासन तो चला रही थी, परंतु उसे अपना समस्त कार्य वायसराय तथा लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार की देखरेख में करना था। लाहिड़ी ने अपने साथियों को समझाया कि संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है और वह अंग्रेजों की योजना को सरकार साकार करने का काम कर रही है। और लगातार कम्युनिस्ट पार्टी इस चीज का, इस तरह की बातें, इस तरह का आरोप बाद में भी लगाती रही सरकारों पर। तो उनका यह कहना था कि जो भी देखिए, मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा को ही सरकार चलाने का भी जिम्मा मिला हुआ था, यानी वो संसद के तौर पे काम कर रही थी, और उसमें प्रधानमंत्री अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। तो उस समय अभी वायसराय थे, वो तो संविधान सभा जब आजाद हुआ उसके बाद फिर निकले 47 में। तो उनको ये लग रहा था कि लाहिड़ी को कि ये जो काम संविधान सभा कर रही है, इसके प्रमुख जो ज्यादातर सदस्य लोग हैं वो अंग्रेजों के ही अंडर में काम कर रहे हैं। तो जब अंग्रेजों के अंडर में काम कर रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है कि उनके हिसाब से बात करेंगे, उनके हिसाब से उनके अंडर में काम करेंगे, उन्हीं को रिपोर्ट करेंगे, और संविधान बनाते समय भी वही साम्राज्यवादी नीतियों को चलाएंगे। तो ये एक क्रिटिसिज्म था, ये एक उनके तरफ से आरोप था। अब उसमें तर्क ये था, जो तर्क की बात की गई थी, क्योंकि संविधान सभा जो है वो अंग्रेजों के अंडर काम कर रही थी, या जो सरकार चला रही थी संविधान सभा के लोग, वो सरकार अभी भी वायसराय के अंडर चल रही थी। तो ये तर्क था कि इसलिए वो उसी नीतियों से संविधान भी बना रहे थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण को प्रभावित करने वाले विषयों की चर्चा कीजिए। कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो भारतीय संविधान को प्रभावित कर रही थी? तो भारतीय संविधान के निर्माण को अनेक विषयों अथवा मुद्दों ने प्रभावित किया। ये विषय ऐसे थे जिन्हें स्थान दिए बिना वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना नहीं की जा सकती। इनमें से कुछ मुख्य विषय थे पिछड़े वर्ग और अछूतों के विषय। तो जो
जो बैकवर्ड क्लासेस के सब्जेक्ट थे, पिछड़े वर्ग के सब्जेक्ट थे, ये बहुत महत्वपूर्ण थे। पिछड़े वर्ग तथा अछूतों के उद्धार के लिए उन्हें विशेष संरक्षण देना आवश्यक था। आदिवासियों की स्थिति थी, तो बार बार अल्पसंख्यकों की, अछूतों की बात हो रही थी, और इसीलिए संविधान में आर्टिकल 17 भी आया। आर्टिकल 14 से 18 में जो फ्रीडम दिया, जो इक्वालिटी दी गई, उसमें भी किस तरीके से विशेष व्यवस्था की अगर जरूरत पड़े तो वो व्यवस्था करने की जरूरत थी, जो पिछड़े वर्ग थे या जो परेशान लोग थे। अब कुछ अन्य विषयों को देखते हैं। तो अगला विषय था केंद्रीय संघ, यानी कि सेंट्रल यूनियन जिसकी बात की जा रही थी। तो एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए बार बार मैंने जिक्र किया था कि कैसे अलग अलग रियासतें अलग अलग सुर अलाप रही थी, तो ये जरूरी था कि एक सेंट्रल यूनियन होना चाहिए जो क्या करे, जो सबको एक साथ मिला के रख सके। पावरफुल सेंटर की बात की जा सकती थी, और यह संघ भिन्नता में एकता का प्रतीक था, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिखाने के लिए एक ऐसे संघ की जरूरत थी जो उस समय के संविधान में विशेष रूप से डाला गया। अगला पॉइंट था कि राजनीतिक समानता तथा सामाजिक आर्थिक न्याय, है ना, यानी पॉलिटिकल इक्वालिटी और सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, ये प्रमुख रूप से जो है पड़ा हुआ था, कहां पर, संविधान के को प्रभावित कर रहा था। सभी को समान रूप से मतदान का अधिकार देना राजनीतिक समानता का प्रतीक था। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब हर आदमी क्या कर सके, हर आदमी पॉलिटिक्स में भाग ले सके, हर आदमी वोट डाल सके, हर आदमी पॉलिटिकली अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, ये हमारे संविधान ने उसको अधिकार दिया। परंतु सामाजिक आर्थिक न्याय के बिना राजनीतिक समानता अधूरी थी। यानी हमको उससे ये एस्टेब्लिश करना था कि अब सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी देश में आएगी। और हमने फिर डीपीएसपी में आर्टिकल 39, ठीक है, BC, ये सारी चीजें उसमें डाली, और जिससे कोशिश ये किया कि हम सामाजिक और आर्थिक न्याय दे सकें, ठीक है, और इस भेदभाव को खत्म करें। अन्य कुछ विषय थे, राज्यों के पुनर्गठन भाषा के आधार पर, यह भी प्रभावित कर रहा था संविधान को बनाने में। हिंदी को राजकीय भाषा दी जाएगी, ऐसा। फिर संविधान के अनुसार भारत में एक समाजवादी, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य हो। लोकतांत्रिक शब्द पर डालने पे भी बहस चल रही थी और सारी चीजें बाहर निकल कर आ रही थी। तो ये कुछ ऐसे विभिन्न मुद्दे थे जो संविधान को फ्रेम करते समय, संविधान को बनाते समय चर्चा में आ रहे थे, सुनी जा रही थी, कही जा रही थी। तो ये इन मुद्दों की बात करनी थी कि कौन कौन से मुद्दे संविधान को फ्रेम करने में आ रहे थे। अब थोड़ा सा लॉन्ग आंसर्स की तरफ चलते हैं। तो संविधान निर्माण से पहले के साल का काफी उथल पुथल वाले थे। इस कथन के समर्थन में और उदाहरण में तर्क दीजिए। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि संविधान निर्माण से पहले के साल काफी उथल पुथल वाले थे। कैसे? संविधान निर्माण के पहले क्या क्या चल रहा था? एक तो लगातार कई सारे ब्रिटिश प्लान आ रहे थे, अगस्त प्लान, उसके बाद क्रिप्स मिशन, बेबल प्लान, कैबिनेट मिशन, ये उथल पुथल चल रहा था। इसके अलावा सांप्रदायिक हिंसे, मुस्लिम लीग का अलग पाकिस्तान की मांग, ये सारी चीजें चल रही थी। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी तो दे दी गई, परंतु इसके साथ ही इसे विभाजित भी कर दिया गया। लोगों को सन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन अभी तक याद था, जो ब्रिटिश राज के खिलाफ संभवतः सबसे व्यापक आंदोलन था। तो 1942 से ही भारत छोड़ो आंदोलन, फिर इसके अलावा जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह, दंगा, हिंसा, ये सब तो चल ही रहा था। विदेशी सहायता से सशस्त्र संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता पाने के लिए बोस द्वारा किए गए प्रयास भी याद किए जाते थे। ये सारी चीजें याद की जा रही थी जब संविधान बन रहा था, कि सुभाष चंद्र बोस ने भी विदेशी हथियारों का इस्तेमाल करके प्रयास करके और देश को आजाद कराने का प्रयास किया था, ये भी चल रहा था। सन 1946 के बसंत माह में बंबई और अन्य शहरों में रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों द्वारा किया गया विद्रोह भी लोगों को आंदोलन करने के लिए प्रेरित कर रहा था। तो भारतीय नौसेना ने भी विद्रोह कर दिया था। लोगों को सहानुभूति भी सिपाहियों के साथ थी। 40 के दशक के अंतिम सालों में देश को बहुत से भागों में मजदूर और किसानों के आपस में आंदोलन प्रारंभ हो गए थे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि संविधान निर्माण से पहले किस किस तरह के आंदोलन और विद्रोह चल रहे हैं। लोगों के जन आंदोलन का एक अहम पहलू हिंदू मुस्लिम एकता था। इसके विपरीत कांग्रेस और मुस्लिम लोग प्रमुख राजनीतिक दल धार्मिक सौहार्द और सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने में असफल हो रहे थे। ये तो बात सही है। पहले जो जन आंदोलन खास करके चले थे, असहयोग आंदोलन, 1905 का स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा, वहां पर थोड़ा थोड़ा हिंदू मुस्लिम एकता की बात की जा रही थी, मगर ये राजनीतिक दल उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, विशेष रूप से मुस्लिम लीग। अगस्त 1946 में कलकत्ता में प्रारंभ हिंसा के साथ उत्तरी और पूर्वी भारत में आंदोलन का लंबा सिलसिला प्रारंभ हो गया। हिंसा के इस दौर में भीषण जनसंहार हुए। इसमें बार बार चर्चा आती है डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कौन बुलाता था? मोहम्मद अली जिन्ना। और पहली बार कब बुलाया गया? 16 अगस्त 1946 में। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसके साथ ही देश के विभाजन की भी घोषणा हुई और हजारों लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे। ये सारी प्रक्रियाएं आपको क्वेश्चन में क्या बतानी थी कि संविधान निर्माण के समय क्या उथल पुथल था। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा था, परंतु भारत के बहुत से मुसलमानों और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं और सिखों के लिए यह संकट का क्षण था। इन दोनों देशों के करोड़ों शरणार्थी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे।
मुसलमान पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान की ओर बढ़ते जा रहे थे, तो हिंदू और सिख पश्चिमी बंगाल तथा पूर्वी पंजाब की ओर बढ़ रहे थे। मैंने बताया था आपको कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और जो पंजाब का स्टेट था, ऊपर पंजाब के स्टेट से ही डिवीजन शुरू हो गया, आधा पंजाब उधर चला गया, तो वहां से हिंदू और सिख इधर आ रहे थे, यहां से मुसलमान वहां जा रहे थे। नीचे जो बंगाल वाला इलाका था, तो बंगाल से काट के जो बांग्लादेश का इलाका है वो पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया, तो वहां भी यहां से हिंदू जा रहे थे, यहां से मुसलमान जा रहे थे, वहां से हिंदू आ रहे थे। ये सारी चीजें उथल पुथल विभाजन के समय देखी जा रही थी। इन नवजात राष्ट्रों के सामने एक और गंभीर समस्या देसी रियासतों को लेकर उत्पन्न हो रही थी। एक और उथल पुथल क्या चल रही थी? प्रिंसली स्टेट्स, जिसकी चर्चा भी हमने की है। प्रिंसली स्टेट्स क्या कर रहे थे? जो देसी रियासतें क्या थी, वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी शासन देश में मिलने के लिए। तो उनके दो तीन चैलेंजेस थे। एक तो कुछ ऐसे थे जो पाकिस्तान में शामिल होना चाह रहे थे, कुछ ऐसे थे जो स्वतंत्र रहना चाह रहे थे, तो उनको टैकल करना, उनको मिलाना, उसमें दो तीन प्रक्रियाएं हुई। कहीं आर्मी भेजकर बुलाना पड़ा, कहीं जनमत संग्रह करवाना पड़ा, कहीं जबरदस्ती उनको लालच देकर प्रिवी पर्स जैसी बातें कहकर शामिल करना पड़ा। क्योंकि अगर ये रियासतें शामिल नहीं होती तो जो भौगोलिक स्थिति देश की होती वो ठीक नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप हैदराबाद का निजाम देख लीजिए। अब बीच में हैदराबाद अगर कहता कि हम पाकिस्तान में हैं, तो ये कैसे देश हो पाता? ब्रिटिश राज के दौरान उपमहाद्वीप का लगभग 1/3 भूभाग ऐसे नवाबों और रजवाड़ों के नियंत्रण में था जो ब्रिटिश राज की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। इनके पास अपने राज्यों को चलाने की सीमित ही सही किंतु बहुत आजादी थी। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो यहां के नवाबों और राजाओं की संवैधानिक स्थिति खराब हो गई। एक समकालीन इतिहासकार ने कहा कि कुछ महाराज तो बहुत सारे टुकड़ों में विभाजित भारत में स्वतंत्र सत्ता का सपना देख रहे थे। कुछ लोगों को लग रहा था कि ये भारत जो होगा वो जो ब्रिटिश भारत था उसमें वो भारत रहेगा, बाकी हमारे रजवाड़े शामिल हैं वो हम अलग रहेंगे और अलग अलग हम रजवाड़ों में अपना राज चलाएंगे, अपने हिसाब से चलेंगे। संविधान सभा की बैठकें इसी पृष्ठभूमि में संपन्न हो रही थी। देश के बाहर जो चल रहा था उससे संविधान सभा में होने वाली गतिविधियों भी अछूती नहीं रही। तो जो हमने प्रश्न शुरू किया था कि संविधान जब बनाया जा रहा था उससे पहले क्या चीजें उथल पुथल मचा रही थी, तो ये जितनी चीजें आप देख रहे थे, विभाजन की, आंदोलन की, इसके अलावा ये जो रजवाड़ों की समस्या, ये सारी समस्याएं जो है एक उथल पुथल का माहौल क्रिएट कर रही थी और वो भी संविधान के मेकिंग में, संविधान के बनने की प्रक्रिया में अपना प्रभाव डाल रही थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण में प्रमुख 6 व्यक्तियों के योगदान का वर्णन कीजिए। अभी हमने पहले भी उसको देखा था, अब थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो प्रमुख, अनेक व्यक्तियों ने योगदान दिया, इससे प्रमुख हैं। तो संविधान सभा में कुल 300 सदस्य थे, हालांकि 200, मतलब ये हुआ कि पहले तो 389 मेन थे, ठीक, 389 के बाद में जब डिवीजन हो गया तो 299 रह गए, तो कुल 300 के आसपास थे। इनमें से 6 सदस्यों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। इन 6 सदस्यों में से 3 सदस्य जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के सदस्य थे। बाकी के 3 लोग अलग अलग सदस्य थे। अम्बेडकर तो अपने थे, उनको रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया और अलग उनका चलता था। नेहरू जी ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जिसमें कहा गया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया सफेद और गहरे रंग का होगा, हरे रंग का। 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टी तिरंगा झंडा होगा, इसके बीच में नीले रंग का चक्र होगा जिसमें कितनी तीलियां होती है? 24। तो ये एक प्रस्ताव पेश किया गया। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल मुख्य रूप से पर्दे के पीछे अनेक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे। उन्होंने कई रिपोर्टों के प्रारूप लिखे, कई परस्पर विरोधी विचारों के बीच सहमति उत्पन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और उस समय वो एक और बड़ा काम कर रहे थे, यूनिफिकेशन, भारत के एकीकरण का। इसके अलावा राज्यों के लिए जो अधिकारों की सूची थी वो उसको हेड कर रहे थे। कई कमिटी में और भी वो फ्रेम कर रहे थे। तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल भी निभा रहे थे। राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इन्होंने न सिर्फ चर्चा को एक रचनात्मक दिशा में ले जाना था बल्कि इस बात का भी ध्यान रखना था कि सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का पूर्ण अवसर मिले। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम राजेंद्र प्रसाद के लिए था। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर, तो अंबेडकर प्रसिद्ध विधिवेत्ता तथा अर्थशास्त्री थे। वे सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से थे। उन्हें संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उनके साथ अन्य वकील काम कर रहे थे, ठीक है। इसमें के.एम. मुंशी की भी बहुत भूमिका महत्वपूर्ण थी। के.एम. मुंशी, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, ये दोनों सभा के सदस्य प्रसाद समिति, हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ कार्य कर रहे थे। मुंशी गुजरात के थे और अय्यर मद्रास से थे। दोनों ने ही संविधान के प्रारूप पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जो प्रारूप समिति चल रही थी, ठीक है ना, उस प्रारूप समिति में, इस प्रारूप समिति में क्या किया, इन्होंने बहुत भूमिका निभाई थी महत्वपूर्ण, भीमराव अंबेडकर के साथ, ठीक है। तो ये 6 व्यक्तित्व थे जो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे। कंक्लूजन आप लिखना चाहते कि जो भी दीर्घ आंसर लिखिएगा उसका कंक्लूजन जरूर लिखिएगा। एक इंट्रोडक्टरी पार्ट, एक मेन पार्ट, एक कंक्लूजन। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है। उपर्युक्त 6 सदस्यों को 2 प्रशासनिक अधिकारी भी महत्वपूर्ण सहायता दे रहे थे। इनमें से एक बी.एन. राव थे। वे भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे तथा उन्होंने अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन करके अनेक चर्चा पत्र तैयार किया। दूसरे अधिकारी एस. मुखर्जी थे।
मुख्य योजनाकार मुखर्जी के विषय में अंबेडकर ने कहा था कि बेहद जटिल प्रस्तावों को भी सरलतम और स्पष्टतम कानूनी रूप में प्रस्तुत करने की उनकी क्षमता का विरले ही कोई मुकाबला कर पाएगा। तो ये जो महत्वपूर्ण चीजें थे, एस मुखर्जी थे, BN राव थे, ये ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान को तैयार करने में, विभिन्न देशों से उसको ले आने में। अब आप कमेंट सेक्शन में एक चीज को जरूर बताइएगा कि भारत के संविधान में जो मूल अधिकार डाले गए हैं वो किस विषय से लिए गए हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी इसमें शामिल थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान किस प्रकार केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारों को सुरक्षित करता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब भारत का संविधान बना तो 8 अनुसूचियां बनाई गई उसमें, ठीक है, 8 अनुसूची बनाई गई, 22 भाग बनाए गए और उस समय लगभग 395 आर्टिकल्स या अनुच्छेद बनाए गए, ठीक है। अब देखिए ये जो 8 अनुसूची है, इसमें जो 7वीं अनुसूची जिसको 7th शेड्यूल कहते हैं, 7th शेड्यूल, इसमें स्पष्ट रूप से 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इन्होंने इस सूचियों के माध्यम से अलग अलग अधिकार बांट दिए हैं। संविधान सभा के केंद्र सरकारों और राज्य सरकारों में अधिकारों के विषय में भी बहुत बहस हुई थी और मैंने आपको बताया कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई एक जो है राज्यों को अधिक शक्ति मिलनी चाहिए, कुछ लोग ये कह रहे थे कि नहीं सेंट्रल यानी केंद्र को अधिक शक्ति मिलनी चाहिए, कुछ लोगों ने तर्क दिया कि राज्यों को इसलिए शक्ति ज्यादा मिलनी चाहिए कि केंद्र को और महत्वपूर्ण काम करने हैं, इतने विषयों पर अगर कानून बनाएगा तो उसके पास समय नहीं रहेगा। इस तरह के कुछ लोगों को लग रहा था कि नहीं अभी नया देश बना है, टूटने का डर है, तो केंद्र के पास अधिक पावर होनी चाहिए। जो लोग शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे उनमें थे जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। संविधान सभा के अध्यक्ष के नाम लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा कि अब जबकि विभाजन एक हकीकत बन चुका है, एक कमजोर केंद्रीय शासन की व्यवस्था देश के लिए हानिकारक होगी, क्योंकि ऐसा केंद्र शांति स्थापित करने में, आम बातों के बीच समन्वय स्थापित करने में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के लिए आवाज उठाने में सक्षम नहीं होगा। ये एक महत्वपूर्ण बात उस समय कही गई थी। दूसरी ओर राज्यों के अधिकारों का सबसे शक्तिशाली समर्थन मद्रास के सदस्य के संतनम ने किया, ठीक है। तो संतानम कमेटी बाद में बनी थी, के संतनम ने बहुत स्ट्रांगली ये कहा कि राज्यों को पावर ज्यादा होनी चाहिए। उन्होंने न केवल राज्यों को बल्कि केंद्र को मजबूत बनाने के लिए भी शक्तियों का पुनर्वितरण आवश्यक। उन्होंने कहा कि देखिए मैं इसलिए नहीं राज्यों को ज्यादा शक्ति देने के लिए कह रहा हूं कि केंद्र कमजोर हो, केंद्र और अच्छे से काम कर सके, स्ट्रांग बन सके, इसलिए ज्यादा शक्ति आप राज्य को दीजिए ताकि केंद्र ज्यादा काम करने में उलझे ना, ठीक है। यह तर्क जिद सी बन गया कि सभी शक्तियां केंद्र को सौंप देने से वह मजबूत हो जाएगा। संतनम ने कहा कि यह गलतफहमी है, यदि केंद्र के पास आवश्यकता से अधिक जिम्मेदारियां होंगी तो वह प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। उनके कुछ दायित्वों को राज्यों को सौंप देने से केंद्र अधिक मजबूत हो सकता है, ठीक है। और इसलिए संविधान में क्या किया गया, 3 सूची डाली गई, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और तीसरी महत्वपूर्ण कौन सी सूची थी, तीसरी इंपॉर्टेंट सूची थी समवर्ती सूची, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज के डेट में यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची में कितने विषय हैं, चलिए बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए। स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, जिसको समवर्ती सूची कहते हैं, समवर्ती, ठीक है, सूची। ये क्या है, राज्य सूची, ठीक है, राज्य के विषय। अब देखिए ये जो संघ सूची है उसमें ये बताया गया है कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, जहां पर केंद्र सरकार नियम बनाएगी। कुछ ऐसे हैं जैसे कानून व्यवस्था है ना, शिक्षा, यहां पर क्या बनाएगी, स्टेट बनाएगी। और कुछ ऐसे हैं जिसपे दोनों बना सकती है। तो पहली सूची विषय के केंद्र सरकार के अधीन होने थे, जबकि दूसरी सूची के विषय राज्य सरकार के अंतर्गत आने थे। तीसरी सूची के विषय केंद्र और राज्य दोनों की मिलीजुली जिम्मेदारी थी, परंतु अन्य संघों की तुलना में बहुत अधिक विषयों को सिर्फ केंद्रीय नियंत्रण में रखा गया था। समवर्ती सूची में भी प्रांतों की इच्छाओं की उपेक्षा करते हुए बहुत ज्यादा विषय रखे गए। खनिज पदार्थ तथा प्रमुख उद्योगों पर भी केंद्र सरकार को नियंत्रण दिया गया। अनुच्छेद 356 में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के समस्त अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया गया। तो ये 3 ऐसे चीजें थी जो कि केंद्र और राज्यों के अलग अलग शक्तियों का विभाजन कर रही थी। संविधान में राजकोषीय संघवाद की भी एक जटिल व्यवस्था बनाई गई और कुछ करों जैसे सीमा शुल्क और कंपनी कर से होने वाली समस्त आय केंद्र सरकार के पास रखी गई। देखिए राजकोषीय संघवाद यानी एक तरह से कह सकते हैं कि पहले केंद्र के पास पैसा आएगा, फिर वो नीचे उसको बांटेगी, ठीक है। आयकर और आबकारी शुल्क ये सब केंद्र सरकार के पास आने लगी। राज्य स्तरीय शुल्कों से प्राप्त आय पूरी तरह से राज्यों को सौंप दी गई, ठीक है। ये बोला गया अलग अलग अधिकार सबको दिया जा रहा है। अब राज्यों को क्या बोला कि जो आप अपने टैक्स वसूलेंगे वो आप अपने रख सकते हैं। राज्य सरकारों को अपने स्तर पर कुछ भी कर तथा अधिकार वसूलने का अधिकार दिया गया। उदाहरण वे जमीन, संपत्ति, ये सारी चीजें, अब शराब, इन चीजों पर अपना टैक्स लगा सकते थे, आज भी जो उनको मिलता है।
ठीक है, तो इस तरह क्या किया गया ना, केंद्र की भी शक्तियों का ध्यान रखा गया, राज्य की भी शक्तियों का ध्यान रखा गया, ये चीजें चल रही थी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो भारतीय संविधान में क्या क्या इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं हमने देखा था। तो एक तो जो है संघवाद की स्थापना की गई है, इसके अलावा जो है स्वतंत्र न्यायपालिका है, संसदीय प्रणाली है, ये सारी चीजें हमने देखी हुई है। तो लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना, हमने क्या बोला है कि भारत एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा, यानी लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। हमारे संविधान की विशेषता है कि इससे देश में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की गई। लोकतांत्रिक मतलब टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। यहां की जनता को यह अधिकार दिया गया कि वह अपनी सरकार का चुनाव स्वयं करे। प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने और चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार यहां एक ऐसी सरकार का गठन होता है जो लोगों के प्रतिनिधित्व के माध्यम से चलाई जाती है, यानी लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक ऐसी सरकार हमारे देश में आएगी, है हमने व्यवस्था की गई है। और बेसिकली हमने क्या की गई है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम किया गया है। ठीक है, इस पर हमने विस्तृत चर्चा भी की हुई है। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायालय, अनुच्छेद 124, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात। तो हमारे देश में एक स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान है। संविधान में इसके क्षेत्राधिकार तथा शक्तियों का वर्णन मिलता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस इंडिपेंडेंट हो गए, उनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी, वो एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं, हमारे यहाँ कमिटेड जुडिशरी नहीं है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ठीक है, न्यायपालिका को कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त रखा गया है। इस प्रकार न्यायपालिका निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। लिखित और विस्तृत संविधान, तो हमारा क्या है, एक रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी हमने जो कुछ भी है वो सब रिटेन है। ये नहीं कि आज कानून बना देंगे वही संविधान बन जाएगा, जो है पहले से इसका फ्रेमवर्क तैयार है। हमारे देश का संविधान लिखित है। यह संविधान लिखित होने के साथ साथ विस्तृत भी है। इसका तात्पर्य है कि इसमें विभिन्न बातों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। यह विश्व के संविधानों में सबसे बड़ा संविधान है। 1950 के संविधान में 39 धाराएं थी, इसमें अब तक लगभग 80 संशोधन किए जा चुके हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट 395, माफ करिए, ये 5 यहां पर, ठीक है, इसमें क्या थी, 395 धाराएं, 395 करीब। ठीक है, 395 धाराएं थी, 395, और कितने भाग थे, 22 भाग। ठीक है, और कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूची। ठीक है, ध्यान रखिए। और बाद में इसमें 80 संशोधन किए जाए, अब तो 100 भी संशोधन हमने क्रॉस कर लिया है लगभग। तो ये महत्वपूर्ण बात है। कौन सा अनुच्छेद है जो संशोधन के लिए अनुमति देता है, 368, आर्टिकल 368 हमको संशोधन करने की क्या देता है, छूट देता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा एक बात और महत्वपूर्ण है कि ये विस्तृत संविधान होने के अलावा लचीला संविधान भी है। लचीला यानी फ्लेक्सिबल है, इसको आप संशोधित कर सकते हैं। संसदीय सरकार, यानी कि संविधान संसदीय व्यवस्था की स्थापना करता है। इसको देख लेते हैं, मैंने आपको डिटेल में समझाया भी था कि जो सरकारें होती हैं, यानी जो अलग अलग तरह की सरकारें चलती हैं, उसके 2-3 स्वरूप होते हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती है, एक होती है संसदीय व्यवस्था, ठीक है, एक होती है संसदीय प्रणाली, एक होती है अध्यक्षात्मक प्रणाली, अध्यक्षात्मक प्रणाली, प्रणाली जिसको कहते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक होती है राजशाही, और एक होती है, कह सकते हैं आप, तानाशाही। ठीक, चलो, संसदीय का मतलब होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। इसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, राजशाही बोलते हैं अंग्रेजी में मोनार्की को, जहां राजा का शासन हो, और ऑटोक्रेटिक या तानाशाही बोलते हैं ये ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, अब पार्लियामेंट्री जो होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो सरकार होगी वो संसद, पार्लियामेंट से इवॉल्व होगी। इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल क्या है, इंडिया, यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, वो इसका एग्जांपल है, जहां संसद के अंदर से ही प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिमंडल निकलेगा। प्रेसिडेंशियल का एग्जांपल है यूएसए, जहां पर एक प्रेसिडेंस होगा, और प्रेसिडेंट जो है वो वहां संसद अलग चलेगी, प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट होगा। और यहां क्या हो, संसद अगर अविश्वास कर दे, संसद कहे कि नहीं आप सरकार में नहीं रह सकते हैं, और गिरा दे तो सरकार गिर सकती है। यहां ऐसा नहीं है। राजशाही क्या है, मोनार्की, जहां पर राजा, जैसे भूटान इसका एग्जांपल है।
और तानाशाही, जैसे आप कह सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया वाला एग्जांपल ले सकते हैं आप, जहां पे एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है। इस तरह की प्रणालियां हैं। तो हमने संसद, ये दोनों बेसिकली जो है, ये जो दोनों प्रणालियां हैं, ये दोनों प्रणाली आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक होती हैं। ये एक तरह से डेमोक्रेटिक होती हैं, ठीक है। ये नॉन डेमोक्रेटिक होती हैं क्योंकि ये लोकतांत्रिक नहीं होती हैं। लोकतांत्रिक में भी ये दो प्रमुख विशेषताएं, संसदीय जहां पे पार्लियामेंट चुना जाएगा, आप अपने अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनेंगे, उसमें से जो सबसे ज्यादा जिस पार्टी के आएंगे वहां से सरकार रिवॉल्व होगी, ठीक है। यहां क्या होता है, प्रेसिडेंस हेड होता है, रिपब्लिक हेड होता है। तो जैसे अमेरिका में जहां प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमारे संविधान की विशेषता है। तो संविधान संसदीय व्यवस्था की एक स्थापना करता है। राज्य के अध्यक्ष राष्ट्रपति का पद नाम मात्र का होता है, ठीक है ना। और जो अध्यक्षात्मक या जो प्रेसिडेंशियल होता है वहां नाम मात्र नहीं होता, वहां सब कुछ उन्हीं के हाथ में होता है। हमारा राष्ट्रपति का पद नाम मात्र होता है, जिसको अंग्रेजी में सेरेमोनियल पोस्ट कहते हैं। सरकार के अध्यक्ष प्रधानमंत्री का पद वास्तविक शासक की भांति बनाने का प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री व उसके मंत्रिपरिषद संसद से ली जाएगी, जो संसद के प्रति उत्तरदायित्व होगी। संसद यानी आपका लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर उसी के सदस्यों को ले आया जाएगा और वही सदस्य सरकार चलाएंगे, ठीक है। चलिए, महत्वपूर्ण है। और इंपॉर्टेंट क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकुलर स्टेट, एक प्रमुख विशेषता ये भी है, ठीक है। हमारे संविधान ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है। इसका तात्पर्य है कि भारत सरकार किसी धर्म विशेष के प्रति कोई लगाव नहीं रखेगी। सरकार नहीं बताएगी कि हम किस धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, चाहे किस धर्म को हमको प्रमोट करना है। उसकी दृष्टि से सभी धर्म के मामले पूर्ण स्वतंत्रता होगी। धर्म के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अपने धर्म का प्रचार करने की प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता होगी, ठीक है, महत्वपूर्ण है। संघात्मक व्यवस्था, ठीक है, यानी जिसको कहते हैं, जिसकी बात मैं कर रहा था, फेडरल सिस्टम। यानी हमारे यहाँ क्या होगा, हमारे यहाँ शक्ति, दो स्तर के राज्य होंगे, केंद्र की और राज्य की। मैंने बहुत डिटेल चर्चा की है कि हमारे यहाँ केंद्रीय शक्तियों को थोड़ा मजबूत क्यों बनाया गया है, क्यों वो केंद्र की तरफ झुकी हुई है। इसका भी अपना लॉजिक है। मैं एक बार आपको बता देता हूं, कई बार इसकी डिटेल चर्चा हमने की है। जो दुनिया भर में संघवाद है ना, जो दुनिया भर में आप संघवाद देखते हैं, ठीक है, संघवाद, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फेडरलिज्म। क्या कहते हैं, फेडरलिज्म, ठीक है। ये बेसिकली कितने तरीके होती है, दुनिया भर में दो तरीके की होती है, ठीक है। एक होता है कमिंग टुगेदर, मैंने कई बार चर्चा की है, एक साथ आकर, और एक होता है होल्डिंग टुगेदर। क्या मतलब है, समझाता हूं भाई आपको, ठीक है। इसका उदाहरण, अच्छा, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। संघवाद फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि एक स्तर की गवर्नमेंट नहीं रहेगी, केवल एक केंद्र में गवर्नमेंट नहीं रहेगी, कुछ केंद्र में भी रहेगी, राज्य में भी रहेगी, बंटवारा होगा राज्य उसमें शक्तियों का, ठीक है। अब ये जो संघवाद है, इसमें भी डिवीजन है। कमिंग टुगेदर का एग्जांपल है यूएसए। कैसे है बताता हूं। होल्डिंग टुगेदर का एग्जांपल है भारत, ठीक है। अब देखिए, कमिंग टुगेदर का मतलब यह है कि मान लीजिए अलग अलग राज्य थे, सबने खुद कहा, उसमें कोई ऐसा नहीं कि आर्मी भेजनी पड़ी और कोई लालच देना पड़ा, सबने खुद कहा कि हम एक साथ आएंगे और हम एक देश बना के एक साथ रहेंगे, ठीक। जब सब एक साथ आ रहे हैं तो सबने अपने लिए अधिक अधिकार भी रख लिए और अलग होने का भी निर्णय ले लिया कि मतलब जब हमको नहीं पसंद आएगा तो हम अलग भी हो जाएंगे, ठीक है। ये कमिंग टुगेदर है। यहां राज्यों के पास शक्तियां थोड़ी ज्यादा हैं। हर राज्य की अपनी अपनी संविधान, अपने अपने नागरिकता भी अलग अलग हो जाती है कि हमारा अपना नागरिकता रहेगा, कुल मिला के हम अपने तरह से काम करेंगे, लेकिन हम मिल के एक देश की तरह रहेंगे, ठीक। होल्डिंग टुगेदर हो गया। यहां पर जब पहले ही अधिकार मिला हुआ है कि कोई अलग हो सकता है, तो वहां एक सेंटर के मजबूत होने का कोई लॉजिक नहीं है। हमारे यहां क्या है, हमने पकड़ा हुआ है। ये मान लीजिए अगर हमारा सेंटर है तो हमने सबको पकड़ा हुआ है अपनी तरफ। ये अलग अलग राज्य हैं, इनको पकड़ा हुआ है कि नहीं तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम कैसे उस देश में जा रहे हो, मेरे में, पाकिस्तान में नहीं, भारत में शामिल हो गए। हमने सबको पकड़ा हुआ है। हमने जब सबको पकड़ा हुआ है तो ये सेंटर का मजबूत होना जरूरी है। इसीलिए ये संविधान सभा बनाते समय लॉजिक दिया गया कि अगर केंद्र मजबूत नहीं रहेगा तो सब छोड़ देंगे, क्योंकि सब एक साथ अपने खुद नहीं आए, हमने पकड़ा हुआ है। तो हम होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म करते हैं। ये फेडरल व्यवस्था, ये संघवाद की व्यवस्था हमारे यहाँ है, संघात्मक व्यवस्था है, और केंद्र को थोड़ा ज्यादा शक्ति मिली हुई है। तो हमारे संविधान की अन्य विशेषता है कि हमारे देश में संघात्मक सरकार होगी, यानी केंद्र और राज्य में। संघात्मक सरकार का तात्पर्य है कि शासन प्रबंध राज्य और केंद्र दो स्तर पर होगा, 2 टायर गवर्नमेंट। इसी को और डिसेंट्रलाइज या विकेंद्रीकृत किया जाता है तो 3 टायर या नगर पालिका या लोकल जो गवर्नमेंट होती है। इनके अधिकार और शक्तियों का वर्णन संविधान में किया गया है, बताया था मैंने, शेड्यूल 7 अनुसूची 7। दोनों प्रकार की सरकारें संविधान के संघीय ढांचे के अंतर्गत कार्य करेंगी, ठीक है। गवर्नमेंट पहले ही जो है संविधान में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोल दिया गया है कि किस आधार पर काम करेंगी, उसी आधार पर वो काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये प्रमुख विशेषता है।
एक और बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिक विशेषता थी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी जो भी व्यक्ति एडल्ट होगा, पहले तो 21 साल थी, बाद में 90 के दशक आते आते हमने उसको 18 साल कर दिया। तो यानी अब आप कह सकते हैं कि विशेषता यह कि 18 साल का कोई व्यक्ति, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, पुरुष हो, महिला हो, यहां तक कि ट्रांसजेंडर हो, तो भी उसको वोट डालने का अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, तो ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है ये बहुत ही यूनिक, क्योंकि देखो कई सारे ऐसे विकसित देश हैं जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा बताते थे, कल्चरली डेवलप्ड बताते थे, उन्होंने भी महिलाओं को या कुछ नीचे के वर्गों को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया था, बहुत संघर्ष के बाद मिला। लेकिन भारत को आजादी के समय से ही क्या हो गया, ये अधिकार दे दिया गया। ये एक इसकी यूनिक विशेषता थी और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आप इस तरह की चीजें डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए इस क्वेश्चन में पॉइंट था। ठीक है, तो अब देखते हैं अब कुछ तार्किक प्रश्न। थोड़ा सा मैंने हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले कुछ क्वेश्चंस रखे हैं कि सोचने पे आप थोड़ा सा सोचें कि कैसे ये हो सकता है। तो हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाने के पीछे क्या तर्क था? ठीक, हिंदुस्तानी क्या बोला गया था उसको? हिंदी और उर्दू का समागम, यानी कि दोनों में मेल हो। और गांधी जी ने जब इसको तर्क दिया तो बोला कि ये हिंदुस्तानी भाषा बहुत ज्यादा संस्कृत निष्ठ हिंदी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा फारसी युक्त उर्दू नहीं होनी चाहिए। तो आज भारत की राष्ट्रीय भाषा या राजकीय भाषा हिंदी है। हिंदी या हिंदुस्तानी को राजकीय भाषा के रूप में अपनाने के पीछे का तर्क क्या है? हिंदुस्तान एक बहुभाषीय देश है, इस बहुभाषीय देश के लिए सार्वमान्य भाषा की जरूरत महसूस हुई, जिसके लिए हिंदी एक उपयुक्त भाषा थी। ठीक है, तो बाद में हालांकि हिंदी को राजकीय भाषा बनाया गया, लेकिन हिंदुस्तानी को ज्यादा रिलेट हिंदी से किया गया। तो बेसिक आपको प्रश्न हिंदी को लेकर चलना है कि हिंदी को राजकीय भाषा क्यों बनाया गया। तो इसलिए एक सार्वभौमिक भाषा की जरूरत थी जिसको सभी क्या कर सकें, अपना सकें। महात्मा गांधी का मानना था कि हमें एक ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसे लोग आसानी से समझ सकें, जिसके लिए हिंदी भाषा आसान थी। हिंदुस्तानी भाषा हिंदी और उर्दू के मेल से बनी थी, भारतीय जनता के बहुत करीब की भाषा थी, यह एक सर्वमान्य भाषा थी। ठीक है, थोड़ा सा ये थिंकिंग स्किल किया कि क्यों हिंदुस्तानी या हिंदी की बात ज्यादा हो रही थी, केवल उर्दू की बात या केवल फारसी की बात इस तरह, या अंग्रेजी को हटाने की बात क्यों थी। हिंदुस्तानी भाषा साझी संस्कृति की भाषा के रूप में उभर कर आई, जिसने हिंदू और मुसलमानों के बीच एक कड़ी के रूप में काम किया, थोड़ी हिंदी थोड़ी उर्दू। हिंदी अनेक भाषाओं के सम्मिश्रण से बनी भाषा है, जिसमें उर्दू, फारसी, अरबी, तुर्की, फ्रांसीसी, यूनानी, अंग्रेजी भाषा के अनेक शब्द लिए गए। देखिए यहाँ हिंदुस्तानी भाषा की बात हो रही है, केवल हिंदी से कंफ्यूज मत होइएगा। यानी हिंदी का मतलब हिंदुस्तानी भाषा की बात की जा रही है, जिसमें उर्दू, फारसी, अरबी और थोड़ा जो आज की हिंदी आप देखते हैं विशेष स्तर पे, जो होता है ना हिंदी में तद्भव तत्सम होते हैं ना, तो जो तद्भव है जो उभर कर आई उसकी बात की जा रही है। हिंदी दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा, संस्कृत से उत्पन्न भाषा होने के कारण यह भारतीयों की आत्मा में बसती है। लिपि इसकी देवनागरी है। गांधी जी भी इस बात से सहमत थे कि हिंदी बहुसांस्कृतिक भाषा होने से विविध समुदायों के बीच संचार का अच्छा माध्यम बन सकती है और एक आदर्श भाषा का स्थान पा सकती है। बेसिकली हिंदुस्तानी, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, जो हिंदी और उर्दू का मेल थी। तो ये थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा हुई संविधान सभा में हिंदी को लेकर या हिंदुस्तानी भाषा को लेकर, इसलिए मैंने एक बार थिंकिंग स्किल्स का क्वेश्चन डाला था। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट भी है, यानी मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल के साथ साथ आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाकर भी विस्तृत रूप से इतिहास, राजनीति विज्ञान और आगे मेरे साथ भूगोल पढ़ सकते हैं। अच्छा, वेबसाइट पे जाने का फायदा क्या है? फायदा ये है कि आप डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं, अलग अलग वीडियोज आपको एक साथ नहीं मिलती हैं, आपको केवल सिलेबस की वीडियो बिल्कुल क्रम से मिल जाएंगी। ठीक है, जिस क्लास वजह से आप वहां जाके सीबीएसई स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम सेलेक्ट करेंगे तो आपको वहां पर मिलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, magnetbrains.com पर जाना है और वहां आप सेलेक्ट करके वहां सीधे क्या क्या आपको चीजें मिल जाएंगी। तो एनसीईआरटी पर पूरा सिलेबस मिल जाएगा, कंप्लीट रिवीजन मिल जाएगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो मैं कराता हूं, एमसीक्यूज कराता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन शॉट रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारी चीजें आपको वेबसाइट पर भी जाके बिल्कुल सेक्शन वाइज क्रमवार तरीके से आपको वहां मिलने लगेंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वहां सेलेक्ट करके और अपनी पढ़ाई यहां से स्टार्ट कर देनी है। इतिहास के लिए भी ये बहुत आवश्यक है, आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी 6 to 12 के लिए फ्री एजुकेशन आपके लिए लेकर आया है, किसी पेड सब्सक्रिप्शन पैकेज की जरूरत नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपको इस चैप्टर के लिए ध्यान रखने हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि बताइए भारत में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से कॉपी करके लिए गए हैं, या उस भावना को किस देश से लिया गया है। या आप ये भी बता सकते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका का कंसेप्ट किस देश से भारत के संविधान में लागू हुआ है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिए ताकि और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए हम लेकर आते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ, इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ, चैप्टर के साथ। तब तक बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय।